चलो शुरू करते हैं हम। तो सबसे पहले जो वेबिनार कर चुके हैं तो मैं हमेशा पहला कार्ड यही देखता हूँ, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वैसे भी ये राइडर वेट टैरो डेक जो हम पढ़ने वाले हैं उसका पहला कार्ड है। और ये कार्ड बहुत बढ़िया कार्ड है देखा जाए तो, क्योंकि जैसे आप सभी मेरे सामने जीरो जीरो की तरह बैठे हुए हैं और सारे सारे द फूल हैं एक तरह से। अभी द फूल शब्द बुरा नहीं है, अच्छा भी है और बुरा भी है। अच्छा इसलिए है कि आपको पता लगता है कि भाई इस सेक्टर में टैरो के फील्ड में हम अभी द फूल हैं, हमें नॉलेज नहीं है। फूल का फूल किसे कहते हैं हम? फूल का मतलब है नॉलेज ना होना या बहुत कम नॉलेज होना। तो इसका मतलब है कि आप सभी सभी मेरे सामने फूल हैं। अगर ये मैं मान के चलूंगा तो आप एक अच्छे रीडर बन सकते हैं। अगर मैंने पहले ही सोच लिया भाई ये तो सारे समझदार हैं तो मैं उस ढंग से पढ़ा नहीं पाऊंगा। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि सारे सारे दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ, बेवकूफ का मतलब बेवकूफ नहीं है, बेवकूफ का मतलब ये है कि आप कम नॉलेज रखते हो टैरो की या बिल्कुल नॉलेज नहीं रखते टैरो की, वो सारे मेरे सामने बैठे हैं। अब इनको टैरो पढ़ाना है, ये मेरे लिए चैलेंज है। तो आज से मैंने अपना चैलेंज एक्सेप्ट किया। और सबसे पहले मैं अपने गुरुओं का ध्यान करते हुए, जिनकी वजह से आज हम इस डिवाइन साइंस को पढ़ रहे हैं या पढ़ा पा रहे हैं, मैं आपका थैंक्स कहता हूँ। और आप भी सभी अपने गुरुओं को, अपने पूर्वजों को या अपने माता पिता को याद कर सकते हैं। क्योंकि देखिए ये विद्या मेरी अपनी नहीं है, ये मुझे किसी इतने इतने डिफरेंट गुरुओं से मिली है और मैं ये विद्या को उनसे लेकर आपको दे रहा हूँ, मेरा अपना कुछ नहीं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। तो पहला कार्ड हमारा रेड वेट का ये है। तो सबसे पहले जो पहली बार जिसने अब तक मेरा सेशन भी अटेंड नहीं किया, कोई है ऐसा जिसने सेशन भी अटेंड नहीं किया कोई? यस सर। हाँ बेटा आप बोलो फिर, इस कार्ड में क्या दिख रहा है आपको, क्या नजर आ रहा है? ये एक कार्ड है आपके सामने, क्या दिखता है इसमें? प्रेडिक्ट नहीं करना, कुछ दिख क्या रहा है? नहीं नहीं, वो आगे मेरी दवाई 15-15 दिन की बुला के रख लिया। अभी किसी का माइक ऑन है प्लीज, कौन है वो? किसी का माइक ऑन नहीं रहना चाहिए। और छोटी मोटी थोड़ा बहुत रखती है ना, तो पड़ोसी का मंगा लेता हूँ, लड़का जाता है। वैशाली, नहीं नहीं, अभी काम नहीं है, अभी काम नहीं, अभी काम नहीं है। नहीं, शंकर तो बंद है, शंकर तो बंद है। हाँ शंकर होता है, हम ही की वजह से बैठते हैं। वैशाली, वैशाली विशाल अग्रवाल, वो जो है हमारा वैशाली विशाल अग्रवाल। हाँ बोलो शालू बोलो। सर ये अपनी धुन में चला जा रहा है। मैंने प्रेडिक्शन नहीं और पूछी सर कार्ड में जो दिख रहा है, कार्ड में जो दिख रहा है ठीक है। अगर आपको ऐसा दिख रहा है अपनी धुन में चला रहा है, बहुत बढ़िया, ठीक है आगे। और सर ये क्लिफ पे खड़ा है, नीचे नहीं देख रहा, ऊपर ही ऊपर देख रहा है सिर्फ। ठीक है। और ये इसमें पोटली बंधी हुई है, तो ये कहीं जर्नी पे जा रहा है या तो। और इसने कपड़े भी बहुत अच्छे पहने हैं, कलरफुल एकदम। कोई अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है। बहुत बढ़िया। और इसके हाथ में एक वाइट फ्लावर है। और साथ में एक डॉग भी है जो इसके पीछे पीछे आ रहा है। ठीक है। और ये नीचे नहीं देख रहा, ये ऊपर ही ऊपर देख के चल रहा है। ठीक है। इसको ये नहीं समझ आ रहा कि मैं नीचे गिर जाऊंगा। और वाइट कलर के माउंटेन्स हैं, सन है। ठीक है, बहुत बढ़िया है ना। टैरो आपने थोड़ा पढ़ा है क्या पहले? नो सर, नो सर, थोड़ा सा पढ़ा फर्स्ट हुआ है। टाइम। अच्छा फर्स्ट टाइम, नहीं अगर सर, नहीं फर्स्ट पढ़ा टाइम। उसके बाद भी इतना बता पा रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, बहुत अच्छी रीडिंग है। थैंक यू सर। ठीक, बहुत बढ़िया। तो आपकी मतलब नजरें बहुत तेज हैं, किसी चीज को पकड़ पा रही हैं आप और उसको थोड़ा सा इंटरप्रेट भी कर पा रहे हो आप, बहुत बढ़िया। ठीक है, देखिए सबसे पहले बड़ा इजी ढंग से कार्ड को सोचना है। अब कार्ड की देखिए, कार्ड तो कोई भी समझा देगा आपको, मैं जितने प्रोबेबल मीनिंग बताऊंगा उतने प्रोबेबल मीनिंग आपको और कोई लेक्चरर नहीं बताएगा पहली बार। इसके साथ साथ कार्ड की रीडिंग कैसे की जाती है, ठीक है। मैं बहुत सारी चीजें ऐसी है, मैं देख रहा हूँ लोग जो पढ़े पढ़ाए भी लोग आ रहे हैं प्री वेबिनार में जब आते हैं ना, तो उनको नहीं पता कि रीडिंग आती कहाँ से है, कार्ड को मेडिटेट कैसे करना है। मतलब उनका जो लर्निंग है सीखा बहुत बढ़िया होगा उन्होंने, लेकिन थोड़ा सा लैक कर रहे हैं वो। तो मैं आपके वो लैकिंग नहीं छोड़ने वाला, मुझे पता है कि कहाँ पर बच्चे लैक करते हैं। ठीक है,
तो जैसे मैं बताता रहूंगा वैसा सोचते रहना, करते रहना और अपने आप को फ्री छोड़ना है। टैरो कार्ड में कोई परसेप्शन नहीं बनानी कभी भी। ये तो पहले 2-3 बातें हमेशा याद रखना। सबसे पहले टैरो रीडिंग साइकिक रीडिंग है, ये साइकिक रीडिंग है, प्योर साइकिक रीडिंग। यहाँ पर कोई कैलकुलेशन नहीं चलेगी, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात एक कार्ड के हजारों मतलब हो सकते हैं, कोई एक मतलब नहीं है। तीसरी बात, कार्ड कभी भी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, हर कार्ड पॉजिटिव है और हर कार्ड नेगेटिव है। वो ऑन द स्पॉट हम डिसाइड करते हैं, वो कैसे डिसाइड करेंगे वो आने वाले वक्त में बताएंगे आपको। 3 बात ये याद रखनी है आपने हमेशा, ठीक है। और चौथी बात कि रीडिंग हमेशा डिवाइन से आती है, रीडिंग आप नहीं करते। आप ये समझिए कि मोदी और अगर जो चाइना का प्राइम मिनिस्टर है, क्या नाम है उसका, कोई बताएगा? प्रेसिडेंट है जो, राष्ट्रपति कौन है भाई चाइना का? किसी को नहीं पता? जिनपिंग, ठीक है। अब मोदी और जिनपिंग बात करें, मोदी हिंदी में बोले और जिनपिंग चाइना में बोले, तो क्या समझ लेंगे दूसरे की भाषा? नहीं समझ सकते ना। तो क्या करते हैं, वो एक ट्रांसलेटर सेट करते हैं बीच में, ट्रांसलेटर को बैठाते हैं, ट्रांसलेटर वहां से सुनता है और उधर बताता है, ठीक है। तो आप भी ट्रांसलेटर हो। यहाँ पर डिवाइन और कोरेंट मतलब प्रश्नकर्ता, जो प्रश्न पूछ रहा है उसके बारे में बात हो रही है, वो दोनों आपस में बात करना चाह रहे हैं। लेकिन डिवाइन तो उस इंसान की भाषा समझ रही है, लेकिन जिस लैंग्वेज में डिवाइन आंसर दे रही है या देना चाह रही है, उसको वो आंसर जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसको वो लैंग्वेज नहीं आती, ठीक है। अब डिवाइन तो बहुत सारी लैंग्वेज में बात कर सकती है, किसी भी लैंग्वेज में, लेकिन उसको कोई भी लैंग्वेज नहीं आती इंसान को, तो क्या करेगा भाई वो? तो इसलिए हम हमारा सहारा लेता है वो क्या करता है, हमसे पूछने आता है कि भाई बताओ, अगर मैं एस्ट्रोलॉजर हूं तो मैं कुंडली के माध्यम से बता रहा हूं, तो कुंडली भी अगर मैं देख रहा हूं तो वहां पर भी जो प्रेडिक्शन हो रही है वो कैलकुलेशन बेस्ड नहीं है, ठीक है। प्रेडिक्शन के पीछे कैलकुलेशन लगी हुई है, लेकिन प्योर कैलकुलेशन से प्रेडिक्शन नहीं होती। प्रेडिक्शन होती है डिवाइन से, आपकी इंट्यूशन पावर से, और इंट्यूटिव पावर, आप इंट्यूशन आपकी उस डिवाइन से जुड़ी होती है, ठीक है। आपके पास क्या है, एक कॉन्शियस माइंड है, एक सबकॉन्शियस माइंड है, और एक है सुपर कॉन्शियस माइंड, जो कि उस डिवाइन से जुड़ा होता है आपका। तो आप कभी अगर ये सोच रहे कि मैंने रीडिंग की है, मैं तो रीडर हूं, मैं सब कुछ जानता हूं, मैं बता रहा हूं, तो आप गलत फहमी में हैं। आज ही पहले दिन से अपनी गलतफहमी दूर कर लो कि आप रीडिंग नहीं दे रहे, आपको डिवाइन क्लू देता है, क्योंकि आप टैरो जानते हो, तो टैरो के माध्यम से वो आपको क्लू दे रहा है, ठीक है। टैरो में वो इस कार्ड के अंदर वो कुछ ऐसी चीज दिखाएगा आपको कि आपका फोकस उसी चीज पर जाएगा कि वही क्वेश्चन है और वहीं पर आंसर है, ठीक। तीसरी एक बात और याद रखना कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जब आप कार्ड को शफल करते हैं, कार्ड की कटिंग करते हैं, कार्ड को ड्रॉ करते हैं रीड करने के लिए, तो जब ये सारा प्रोसेस चल रहा होता है, तो डेफिनेटली आपके हाथ में वही कार्ड आता है जो उसने पूछा है। मतलब इसका मतलब है जो कार्ड निकल कर आते हैं उसका सीधा सा संबंध प्रश्न पूछने वाले के प्रश्न से होता है, और उसी में आंसर छुपा हुआ है। कोई कार्ड ऐसा नहीं होगा, हम समझ ना पाए वो बात अलग है। तो छोटी छोटी बातें, 2-4 बातें ध्यान रखें और अपनी जर्नी को आगे बढ़ाएं। सबसे पहले डिवाइन प्रेडिक्शन डिवाइन करती है, डिवाइन जिस लैंग्वेज में बात कर सकती है सामने वाला समझता नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम थोड़ी सी नॉलेज रखते हैं टैरो कार्ड की या पामिस्ट्री की या लाल किताब, न्यूमरोलॉजी, टैरो, जो भी डिवाइन उसी लैंग्वेज में, जिस लैंग्वेज में एक ट्रांसलेटर समझ सकता है। डिवाइन को तो बहुत सारी लैंग्वेज आती हैं, लेकिन अगर मैं सिर्फ टैरो जानता हूँ, एस्ट्रोलॉजी नहीं जानता, और मैं टैरो के माध्यम से किसी को बताना चाह रहा हूं, तो डिवाइन हमें टैरो में कुछ ऐसी चीज दिखाएगी कि हम सामने वाले को आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मतलब है सीधा सीधा, डिवाइन प्रेडिक्शन करती है और हम सिर्फ उसको कन्वर्ट करके या उसको ट्रांसलेट करके सामने वाले को बताते हैं उसकी लैंग्वेज में, जिससे कि वो इजी ढंग से समझ पाए। ये 2-4 बातें याद रखेंगे तो जीवन में कहीं मार नहीं खाएंगे, ठीक है। तो जैसे कि हम पहला कार्ड ये है हमारा, तो इस कार्ड में देखिए, अब कार्ड का थोड़ा तरीका बताता हूँ कैसे रीड करना होता है। बहुत बढ़िया आपने अब तक रीड किया है, और ये मैं कार्ड हमेशा अपने फ्री वेबिनार में भी यही कार्ड लेता हूँ मोस्टली। तो सबसे पहले हमेशा याद रखें, जैसा कार्ड का एनवायरमेंट होगा, अब आप इतने मैच्योर हो चुके हैं, कार्ड का टोटालिटी में एनवायरमेंट देखो, टोटालिटी में कि भाई इसका फिगर कैसी है, कौन से कपड़े पहने हैं, ठीक है, आसपास का एनवायरमेंट कैसा है, पेड़ पौधे हैं या नहीं, ठीक है, सूर्य चमक रहा है, चंद्रमा चमक रहा है, क्या है उसका उसका जो हेड है नीचे की तरफ है, जो पिक्चर बनी हुई है, टोटलिटी में एनवायरनमेंट देखो कार्ड का। तो जैसा एनवायरनमेंट कार्ड का चल रहा है, वैसा ही एनवायरनमेंट जो सामने आपके बैठा है ना, जो प्रश्न पूछ रहा है, उसी की लाइफ में वैसा ही एनवायरनमेंट चल रहा है।
अगर अच्छा एनवायरनमेंट है सारा तो उसकी लाइफ में अब अच्छा एनवायरनमेंट चल रहा है, ठीक है, वो अपनी लाइफ को कुछ बेटरमेंट के लिए आपके पास आया है कि भाई मेरे को बताओ, या फिर ऐसा एनवायरनमेंट उसकी लाइफ में आने वाला है, दोनों ही बातें हो सकती हैं। तो कार्ड की तरीके सीख लो, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि कार्ड को रीड कैसे करना होता है। कार्ड के नंबर्स में आपको सारे नंबर्स, कलर्स, एक एक चीज को डिस्क्राइब करते चलेंगे हम, और जितना आप 2 बार 3 बार वीडियो को सुनेंगे तो आपकी चीजें पक्की हो जाएंगी। ठीक, तो पहले कार्ड से शुरुआत करते हैं। तो पहला कार्ड राइडर वेट का, कार्ड नंबर 0 है लेकिन वैसे कार्ड नंबर 1 है। ठीक, तो कार्ड, अब थोड़ा इसको तरीका बताते हैं फिर हम आगे शुरू करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कार्ड का नंबर 0। 0 जैसा कि मैं बता चुका हूँ, 0 का मतलब होता है कुछ भी स्टार्ट नहीं हुआ, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट, लाइफ का स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है, कोई कोर्स सीखना है उसका स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है, कोई डिस्टेंस आपने ट्रैवल करना है उसका स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है, कुछ भी स्टार्ट हो रहा है आपके जीवन में। ठीक है, दूसरा सूर्य यहाँ पर है। सूर्य देखिए, सूर्य भी क्या करता है, नई लाइफ, नई जर्नी को दिखाता है, सूर्य नई उमंग को दिखाता है। ठीक है, तो सूर्य हमेशा चढ़ता हुआ सूर्य है, ये उगता हुआ सूर्य है। उगता हुआ सूर्य क्या दिखाता है, ये रिप्रेजेंट करता है उगता हुआ सूर्य कि आपकी कुछ लाइफ में नया होने वाला है, ओरिजिनल होने वाला है। क्योंकि सूर्य क्या है, सूर्य ओरिजिनल है, सूर्य यूनिक है, सूर्य इंडिपेंडेंट है। ठीक है, सूर्य नेम फेम है, सूर्य किसी भी चीज को स्टार्ट करवाता है। जैसे आपकी लाइफ कब स्टार्ट होती है, जब सनराइज होता है, उसके बाद आपका जीवन स्टार्ट, उस दिन का जीवन स्टार्ट हुआ है। रोज आपकी समझ लो शॉर्ट डेथ होती है जब आप सो जाते हो, लेकिन फिर सुबह उठते हो सनराइज के टाइम, तो आपकी नई जर्नी स्टार्ट हुई है। तो सूर्य एक अच्छा प्लेनेट है, और जब भी किसी कार के अंदर सूर्य नजर आएगा इस तरह का, तो इसका मतलब वो कुछ नए चेंजेस, बेटरमेंट के लिए। क्योंकि सूर्य का अगर न्यूमरोलॉजिकली में देखते हैं तो सूर्य का नंबर 1 होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू 1 होती है। 1 हमेशा क्या होता है, इनिशिएट करना, स्टार्ट करना। तो कार्ड, ये कार्ड कुछ भी नई चीज को स्टार्टिंग को दिखाता है कि कुछ नया जीवन में स्टार्ट होने वाला है, और वो बेटरमेंट के लिए, अच्छे के लिए स्टार्ट होने वाला है। ठीक, दूसरा इस कार्ड का कलर देखते हैं, ओवरऑल पीछे कलर देखते हैं तो येलो कलर है। तो येलो कलर क्या दिखाता है, येलो कलर जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है। जुपिटर क्या है, जुपिटर इज द कारक ऑफ ग्रोथ, जुपिटर ग्रोथ का कारक है, कि जुपिटर से ग्रोथ मिलती है। जुपिटर क्या है, एक्सेप्टेड नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी, जो सोसाइटी है दैट इज जुपिटर। जुपिटर से क्या, जोवियल नेचर, जुपिटर से और क्या नजर आता है, जुपिटर इज जॉयफुल लाइफ। ठीक है, ये सारी चीज जुपिटर के मतलब है। तो इसका मतलब यह है कि ये कार्ड पहली बात ग्रोथ को भी दिखा रहा है। अब ये येलो कलर और कहां पर नजर आ रहा है, ये येलो कलर इसके बूट में नजर आ रहा है, पैरों में। पैरों से क्या आता है, इंसान कहता है ना अपने पैरों पर खड़े हो जाओ भाई, कब अपने पैरों पर खड़े हो गए। दूसरा, पैरों से चलकर आप डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, यानी कि लाइफ की ट्रैवलिंग भी आपकी क्या हो रही है, जुपिटर के लिए हो रही है, यानी कि अपनी ग्रोथ के लिए आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, कोई घूमने नहीं जा रहे, ग्रोथ के लिए। अगर यही कलर कुछ दूसरे कलर होते तो हम कहते हैं एंजॉयमेंट के लिए आपकी ट्रैवलिंग हो रही है। अब ये क्या, ग्रोथ के लिए। अब ग्रोथ का क्या मतलब होता है कि भाई या तो आपकी प्रमोशन हो गई है, या फिर आप पढ़ने के लिए जा रहे हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि भाई आप कोई जॉब ढूंढने के लिए दूसरे सिटी में जा रहे हो। तो इसका मतलब है ये येलो बूट आपको ग्रोथ की तरफ दिखा रहा है। और देखिए बंदा चल रहा है, कोई स्टेबल नहीं खड़ा, तो इसका मतलब है कोई, ये कार्ड मूवमेंट भी दिखाता है, क्योंकि स्टेबल नहीं है इसके पैर मूवमेंट में नजर आ रहे हैं। तो इसका मतलब जब भी कार्ड नजर आएगा तो आपको ये भी बोल सकते हो कि भाई कुछ ना कुछ मूवमेंट होने वाली है। कुछ लोग आएंगे आपके पास कि लाइफ स्टक कर गई है, लाइफ में कुछ मूवमेंट नहीं हो रही, जॉब में इतने साल से हूँ, आगे ना प्रमोशन हो रही है ना ट्रांसफर हो रही है, कुछ नहीं हो रहा। लाइफ जब भी लाइफ स्टक कर जाए और ये कार्ड निकल कर आ जाए, तो आप बोल सकते हो कि भाई मूवमेंट होगी, आपकी मूवमेंट होने वाली है। वो कब होगी वो आपको टाइम फ्रेम हम आपको बाद में बताएंगे। ठीक है, लेकिन ये कार्ड क्या है, मूवमेंट का कार्ड है, ग्रोथ का कार्ड है, कुछ चीज स्टार्ट करने का कार्ड है। ठीक है, लेकिन ये कार्ड का नंबर है द फूल, तो ये भी मतलब है कि जो भी काम आप स्टार्ट करोगे उसकी आपको पूरी नॉलेज नहीं है। तो आप बोल सकते हो, ये गाइडलाइन आप दे सकते हो कि जो भी आप जॉब करने जा रहे हो उस कंपनी के बारे में आपको पूरा नहीं पता, आपको बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो तो बिजनेस की नॉलेज नहीं है आपको पूरी, तो पहले उसकी नॉलेज ले लो। ठीक है, उसके बाद ग्रोथ आपकी अच्छी है। दूसरा, ये कार्ड रिस्क टेकिंग कैपेसिटी भी दिखाता है कि आप कोई रिस्की काम भी करने वाले हो। ठीक है, कोई पूछेगा भाई मैं कोई ऐसा काम करना चाहता हूँ रिस्क टेकिंग वाला, तो कर लूं, बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि ये कार्ड दिखा रहा है आपको। जो नहीं पूछता उसको आप आगाह कर सकते हो कि जो आप काम करने जा रहे हो उसमें थोड़ा सा रिस्क भी है। रिस्क क्यों है, अब इस कार्ड से रिस्क भी नजर आता है। क्यों, क्योंकि एज पर खड़ा है और पैर मूवमेंट के अंदर है और हेड इसका ऊपर की तरफ है, तो ये कार्ड कहने का रिस्क टेकिंग कार्ड भी नजर आता है। ये कार्ड फेथ का कार्ड भी नजर आता है। फेथ क्यों भाई, अब आप देखिए एच पर खड़ा है,
चल रहा है लेकिन ऊपर की तरफ देख रहा है, तो दोनों मतलब आ गया ना। वो फूल भी हो सकता है, उसको किसी इतना अपने पर विश्वास भी हो सकता है। अब वो लगाना क्या है वो ऑन द स्पॉट आपको बताएंगे कि रीडिंग में करते वक्त क्या लगाना होता है, लेकिन कार्ड दोनों चीज वो बता रहा है। तो इसका मतलब है ये होता है किसी डिवाइन, ऊपर देख रहे हैं ना, किसी डिवाइन को याद कर रहा है, इसका फेथ किसी डिवाइन के अंदर है। इतना मतलब इतना डेडिकेटली फेथ है कि एज पर खड़ा है, चल रहा है, लेकिन इसको पता है कोई ना कोई डिवाइन बचा लेगी यार, ठीक। और हो सकता है डिवाइन के रूप में ये डॉगी आया हो, कोई वेल विशर, तो इसको इतना पता है कि जब कभी भी ये गिरेगा कोई ना कोई संभाल लेगा ये। तो इसका मतलब ये है कि ये बंदा हमेशा, इसको बोलो अपने वेल विशर को अपने साथ रखो, जब भी कोई नया काम करें, कोई नया डिसीजन, कोई मेजर डिसीजन आप लें, ठीक, तो आपने कोई अपने वेल विशर को साथ रखना है, ताकि अगर वो गलत डिसीजन है या आप गलत दो राय पर खड़े हो, आप जज नहीं कर पा रहे, तो ये आपको आगाह कर देगा। जब आप गलत किसी संगत में या गलत गिरने वाले होंगे तो ये आपको आगाह कर देगा। तो ये मतलब है ना, ये गिरने वाला है, ये इसको बचा रहा है। दूसरा, ये कार्ड ट्रैवलिंग का कार्ड मैंने बता ही दिया, ये कार्ड पीस लविंग कार्ड भी है, ठीक है। मान लो कोई लिटिगेशन का केस आपके पास आता है और बोलता है जी मैं क्या करूं, मैं केस लड़ूं या समझौता कर लूं, क्या करूं या मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि भैया आप पीस के लिए जाओ। तो ये कार्ड पीस का कार्ड भी है। पीस का कार्ड क्यों? आप इस ह्यूमन फिगर को देखते हो, इसके स्किन से पहला कपड़ा क्या है, पहला क्लॉथ क्या पहना है इसने, सबसे पहले स्किन से टच क्या मतलब है, तो इसने पहले व्हाइट कलर के कुछ इनर पहना हुआ है, ये देखिए व्हाइट कलर का इनर, स्किन से सबसे पहला कलर। इसका मतलब है ये इंसान अंदर से पीस लविंग है, ये शांति चाहता है, हमेशा हर कीमत पर शांति चाहिए। दूसरा, शांति का प्रतीक होता है व्हाइट फ्लावर, तो वो भी इसके हाथ में है, ठीक, तो यहां से भी आप पकड़ सकते हो। फिर कोई ट्रैवलिंग का कार्ड हो सकता है ये, क्योंकि आपने बैगेज पीछे टांगा हुआ है, फिर ट्रैवलिंग भी इंसान ऐसे ही करता है। फिर आउटर वर्ल्ड क्या दिखा रहा है, ये आउटर में इसने कपड़े पहने रंग बिरंगे कलरफुल, देखो फ्लावर्स है, कलरफुल है। जब भी कोई चीज कलरफुल होती है, फ्लावर्स उसके अंदर होते हैं, तो वो वीनस को रिप्रेजेंट करता है, वीनस, शुक्र। तो इसका मतलब है ये कोई फैंसी यानी कि दिखावा पसंद इंसान है, दिखावा पसंद, या ये टीनेजर बच्चा हो सकता है, क्योंकि टीनेजर बच्चे को हम वीनस की कैटेगरी में रखते हैं, ये भी मतलब है, ठीक। तो इस तरह बोल सकते हो। अब इसके साथ इन दोनों के बीच में क्या कलर है, रेड कलर, ये देखिए रेड कलर है अंदर। तो इसका मतलब है रेड कलर मंगल को रिप्रेजेंट करता है, और मंगल क्या है, आपकी फिजिकल फोर्स है, फिजिकल एनर्जी। मार्स इज योर फिजिकल एनर्जी, मार्स इज फायर, मंगल क्या है, फायर एनर्जी है, ठीक। तो इसका मतलब है फायर एनर्जी क्या करती है, गुस्सा भी आता है। फायर एनर्जी क्या है, दमखम रखने वाला, फिजिकल फोर्स बताइए ना, फिजिकल फोर्स का मतलब है यू हैव द पावर, यू हैव द फिजिकल एबिलिटी टू डू एनीथिंग। तो ये बंदा कुछ भी कर सकता है, इसमें जज्बा है। तो सामने वाला बंदा ही ये है जो पूछने आया है, तो इसमें बहुत करेज है, शांति प्रिय है, फैशन दिखावा पसंद है, ग्रोथ के लिए निकला है, कोई वेल विशर साथ है, नई जर्नी स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे नई जर्नी स्टार्ट हो रही है, कोई फेथ हो सकता है या द फूल हो सकता है। तो इतनी सारी चीजें इससे निकल सकती है। कोई पूछे जी ट्रांसफर हो जाएगी, बिल्कुल घर से दूर जा रहा है, देखिए ये थोड़ा हट टाइप नजर आ रही है आपको, तो घर से दूर जा रहा है, ठीक है। ये भी मतलब होता है कि आप ऊंचाइयों पर पहुंच गए लेकिन फिर भी आप सेटिस्फाई नहीं हो, क्योंकि हजारों मतलब हो सकते हैं कार्ड के, एक कार्ड को 2 घंटे 4 घंटे जितनी मर्जी बुलवा लो मेरे से, तो आपने कार्ड को पहचानना है, क्योंकि एन नंबर ऑफ क्वेश्चन आ सकते हैं, और किसी भी क्वेश्चन के लिए ये कार्ड आपके सामने आ सकता है, जरूरी नहीं है, आपका कोई भी क्वेश्चन आ सकता है और कोई भी कार्ड आ सकता है, तो उस कार्ड में आंसर जरूर होगा। मैं तो प्रोबेबल मीनिंग बता रहा हूं आपको। तो कोई इंसान ऐसा भी हो सकता है कि मैंने सब कुछ पा लिया लेकिन मुझे फिर भी शांति नहीं है, क्या मैं रिटायर हो जाऊंगा? मान लो कोई 60 साल का इंसान आपके पास आता है, ये जी मेरे को जो पाना था, जो चाहना था, जहां पहुंचना था पहुंच गया, क्या मैं रिटायर हो जाऊं या मुझे अभी और कुछ करना है? तो आप फिर ये बोलोगे भाई आपने जहां पहुंचना था पहुंच चुके, देखिए पूरा पहाड़ी पर चढ़ गया, इसके ऊपर तो कुछ है ही नहीं ना। तो जहां तक आपने आना था आ चुके हैं, लेकिन आप फिर भी सेटिस्फाई नहीं हो, आपको और अभी भी ट्रैवलिंग चाहिए, यानी कि आप और भी ग्रोथ चाहते हो, ये मतलब है। देखिए यहाँ पर चल रहे हो, ग्रोथ के लिए जा रहा है, फिर ये भी मतलब है। तो बहुत सारे मतलब इस तरह के कार्ड के हम निकालते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कार्ड को रीड करते हैं हम। अब इसको सिंक्रोनाइज कैसे करना है, कार्ड 2 कार्ड के साथ, पहले हम एक एक कार्ड के प्रोवर्ब मीनिंग सीखेंगे 4 से 5 दिन या 6 दिन, उसके बाद आपके 2 कार्ड 3 कार्ड के मीनिंग कैसे सिंक्रोनाइज करना है, फिर रीडिंग कैसे की जाती है, फिर इनको नंबरोलॉजी कैसे लगानी है, वो सारे हम धीरे धीरे सीखते रहेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा हिस्ट्री से शुरुआत करते हैं कि टैरो आए कहाँ से, ठीक है, टैरो है क्या थोड़ा, क्योंकि अब आप इस टैरो के मास्टर बनने वाले, तो टैरो के बारे में आपको कुछ कुछ नॉलेज होनी चाहिए। तो हम कोशिश करेंगे आपको जितनी नॉलेज दे सकें, फिर 1-2 बुक मैं बाद में प्रिस्क्राइब कर दूंगा, जिसने अपनी नॉलेज को और ज्यादा एनहेंस करना है ना, तो आप उन बुक को रेफर कर सकते हैं।
हिस्ट्री क्या है टैरो की? द मोस्ट कॉमन थ्योरीज गोज टू एंशिएंट इजिप्ट एंड थाओ, काउंसलर ऑफ ऑसरीज. सम बिलीव दैट ए फॉर्म ऑफ टैरो गोज बैक टू एंशिएंट चाइना. तो बहुत सारे बिलीफ सिस्टम है, हिस्ट्री है टैरो की. कोई कहता है चाइना से आए, कोई बोला इजिप्ट से आए, कोई बोलता है यूरोप से आए, कोई कहीं से आए. तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट, आज तक कोई नहीं बता पाया कि टैरो आए कहां से, इजाद कहां से हुआ. लेकिन कॉमन मिथ इज दैट, मतलब कॉमन एक मिथ है, ये भी मिथ है, कोई अभी कंफर्म नहीं किया किसी ने, लेकिन कॉमन मिथ क्या है, मोस्टली लोग क्या बिलीव करते हैं. कॉमन मिथ इज दैट द टैरो वाज ब्रॉट टू यूरोप बाय द जिप्सीज. तो जो जिप्सीज लोग थे वो बड़े घुमक्कड़ हुआ करते थे, घूमने फिरने वाले लोग होते थे. तो हर एरा के अंदर ना कुछ लोग, कुछ कम्युनिटी के लोग आपने देखा होगा, अलग अलग उनका कैरेक्टर होता है. कुछ बिजनेसमैन होते हैं, कुछ ट्रैवलिंग करते हैं. तो इस तरह से हर एरा के अंदर कुछ लोग बड़े उनको उनकी अलग पहचान होती थी. तो जैसे जिप्सीज लोग थे वो बड़े घुमक्कड़ टाइप से के लोग थे, वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में घूमते रहते थे. तो कॉमन मिथ ये है कि कॉमन मिथ इज दैट टैरो वाज ब्रॉट टू यूरोप बाय द जिप्सी. तो जिप्सियन के द्वारा यूरोप में ये पहली बार टैरो कार्ड लाए गए. द फर्स्ट क्लियर हिस्टोरिकल रेफरेंसेस से, मतलब जो फर्स्ट क्लियर हिस्टोरिकल रेफरेंसेस जो मिलते हैं, जिनके क्लू मिलते हैं हमें, वो ये मिलते हैं. सेज दैट द कार्ड अपीयर्ड इन यूरोप अराउंड द 14th सेंचुरी. तो 14th सेंचुरी में ये यूरोप में कार्ड हिस्टोरिकली प्रूवन जो पाए गए, तो 14th सेंचुरी में पता लगा कि हाँ भाई ये यूरोप में कार्ड मिले हैं. एज ए गेम नेम नोन एज तिरोची. तो ये कार्ड की फॉर्म में नहीं थे वहां पर जो उनका हिस्टोरिकल रेफरेंस मिलता है वो एक गेम के रूप में मिलता है, जिनका नाम था तिरोची. तिरोची एक गेम होगा, उनके एरा के अंदर कुछ गेम खेले, जैसे हमारे यहाँ प्लेइंग कार्ड खेलते हैं, बहुत सारे गेम हमारे यहाँ खेले जाते हैं. इस तरह ये एक तिरोची नाम का गेम था जो यूरोप खेलते थे. तो वहां पर क्यों बताया गया, क्योंकि जो सिंबल, जिस तरह के कार्ड, जिस तरह के सिंबल इन कार्ड में हम देखते हैं, तो सारे सारे सिंबल, इस तरह के कार्ड उनके गेम के अंदर हैं. तो वहां से एक हिस्टोरिकल रेफरेंस मिलता है कि भाई ये यहाँ से इजाद हुआ है. All ancient civilization developed their own system of divination or fortune teller based on the same symbol and archetype. तो इसका मतलब है हर एरा के अंदर, हर प्राचीन सिस्टम के अंदर, हर प्राचीन एरा के अंदर उन लोगों का, हर कम्युनिटी का अपना अपना फ्यूचर को जानने का, फ्यूचर को बताने का, ठीक है, अलग अलग तरीके हुआ करते थे. जैसे आज की डेट में, कलयुग में बहुत सारे सिस्टम हमारे पास, ज्योतिष से जानो, टैरो से जानो, वास्तु जानो, लाल किताब, नाड़ी, ठीक है, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, इतने सारे सिस्टम है हमारे पास. तो इसी तरह के सिस्टम हर एरा के अंदर लोगों के पास फ्यूचर जानने के रहे हैं, बहुत प्राचीन टाइम से रहे हैं. ठीक है, तो सिंबल की फॉर्म में रह सकते हैं. आर्किटाइप, आर्किटाइप मतलब कुछ आर्किटाइप पिक्चर्स बनी हुई है वहां पर. तो इस शेप में प्राचीन टाइम में कुछ ना कुछ क्लू मिलता है फ्यूचर जानने का. फिर है मीनिंग क्या है, टैरो के मीनिंग क्या है. अब टैरो का कोई मीनिंग नहीं है. जिस तरह से आपने देखा होगा आवर्स, जो हम घंटा, हिंदी में घंटे बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं आवर्स. भाई कितने बज गए, 14 आवर्स हो गए. तो आवर्स आया कहां से? आवर्स कोई अपने आप में वर्ड नहीं है, कोई वर्ड नहीं है आवर्स. आवर्स क्या है, हमारा हिंदू संस्कृति में ये सारे नंबर, ये सारे डेज, ये सब हिंदुस्तान की देन है. ठीक है, कभी ज्योतिष पढ़ेंगे तो बताऊंगा. ये जो आवर्स वर्ड है ये होरा से बना है, HORA, होरा. होरा का नाम बिगाड़ के उन्होंने आवर्स कर दिया. होरा एक ऑथेंटिक वो है, जिस तरह से एक दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर 24 एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं. इसी तरह एज पर हिंदू सिस्टम, ज्योतिष, जो हिंदू हमारा वैदिक सिस्टम है ज्योतिष का, उसके अंदर एक दिन के अंदर हमारी 24 होरा होती हैं. होरा, HORA, होरा, 24 होरा. उन अंग्रेजों ने यहाँ से ही अपने हमारा होरा लेकर गए, हमारा सिस्टम लेकर गए, उन्होंने वहां आवर्स में कन्वर्ट कर दिया. ठीक है, अब ये होरा होती क्या है, जो हमारे प्लैनेट हैं, आपको पता है हमारे पास 7 प्लैनेट हैं विजिबल, और 2 प्लैनेट है राहु एंड केतु. ये 7 विजिबल प्लैनेट है, ये आपके वार हैं. मंडे से लेकर संडे तक ये वार है ना आपके, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे. तो ये इसी हिसाब से ये प्लैनेट है बेसिकली. कोई भी अंग्रेज, कोई भी सिस्टम ये नहीं बता सकता कि संडे के बाद मंडे क्यों आता है, मंडे के बाद ट्यूसडे क्यों आता है, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे ही क्यों आता है. ये हम बता सकते हैं. कभी टाइम लगेगा तो आपको जरूर बताऊंगा कि मंडे के बाद ट्यूसडे ही क्यों आता है. ये होरा सिस्टम से पता लगता है. तो इसका मतलब, अभी हमारा कोर्स नहीं है, वो ज्योतिष का विषय है. तो एक दिन के अंदर 24 होरा होती हैं, और 24 होरा का मतलब है, ये समझिए कि होरा का मतलब है किसी एक पर्टिकुलर घंटे में कोई पर्टिकुलर प्लैनेट, कोई एक प्लैनेट उस घंटे में यूनिवर्स में रूल कर रहा है.
दैट इज होरा ऑफ दैट प्लेनेट। आम भाषा में क्या बोलेंगे, भाई ये 1 घंटा बृहस्पति का है, यानी कि इस 1 घंटे में बृहस्पति रूल कर रहा है। इस तरह से हर घंटा किसी ना किसी प्लान का चलता है, तो वो उसको बोलते हैं होरा। और यही होरा वो अंग्रेज लोगों ने ऑवर्स कन्वर्ट कर दिया। अब हम हॉवर्स जानते हैं, होरा को भूल गए। तो इसी तरह से टैरो भी अगर आप देखेंगे तो टैरो का कहीं भी कोई मीनिंग नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है इसका। अलग अलग लोग कहते हैं कि हमारा नाम लिया है, हमारे नाम को तोड़ मरोड़ के इन्होंने टैरो कर दिया। जैसे हिब्रू सिस्टम बहुत पुराना सिस्टम है, हिब्रू, ठीक है। तो हिब्रू सिस्टम में तोरा, तोरा करके एक वर्ड आता है जिसका मतलब निकलता है द डिवाइन लॉ या लॉ गिवर। तो कहते हैं जी हमारा नाम इन्होंने तोरा को टैरो में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो इजिप्शियन गॉड का नाम है, तो क्या है, इजिप्शियन है जो उनका गॉड का नाम है थाओ, तो कहते हैं जी हमारा ये टैरो नाम बिगाड़ दिया। तो इस तरह से तारुश, इजिप्शियन में तारुश एक वर्ड आता है जिसका नाम है द रॉयल वे, वो कहते हैं जी हमारा नाम ले लिया, ठीक है। तो इस तरह से तारो, तारो भी जिप्सी वर्ड है, इसका मतलब रॉयल पाथ, ठीक है। रो का मतलब है किंग है, तार का मतलब पाथ, तो मतलब रॉयल पाथ, किंग वाला पाथ बोल सकते हो आप। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। अब मान ले आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं तो वहां पर टॉरस, ऋषभ राशि, टॉरस साइन, तो ज्योतिष वाले बोलते हैं भी टॉरस का उन्होंने टैरो कर दिया। तो बहुत सारे हैं, जैसे रोटा, लेटिन वर्ड है रोटा, तो रोटा का मतलब होता है व्हील, व्हील ऑफ कर्मा, ठीक है। तो कहते हैं हमारा वर्ड ले लिया। तो आज तो कोई समझ नहीं पाया। हिंदू में है तारू, तारू का मतलब होता है कार्ड, और एक कार्ड ही है, तो हम कह सकते हैं हमारा नाम ले लिया। तो इस तरह से अलग अलग सिस्टम वाले अलग अलग चीजें बोलते हैं, तो हम उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी आपको इतने मतलब पता होना चाहिए कि ना कि हिब्रू सिस्टम, इजिप्शियन या हिंदू एस्ट्रोलॉजी के नाम का बिगड़ा हुआ रूप है ये टैरो। इंग्लिश में लिखते हैं इसको टैरेट है, लेकिन इसको बोला जाता है टैरो, टैरो कार्ड, नॉट टैरेट कार्ड, ओके। टी इसमें साइलेंट रहता है। अब एडवांटेजेस क्या है, टैरो सीखने के एडवांटेज क्या है? सबसे बड़ा एडवांटेज अगर कमर्शियल एंगल से देखा जाए सबसे बढ़िया है। मतलब आप समझिए कि कोई भी आप कोर्स करें, कोई भी मतलब डिवाइन ये ऑकल्ट साइंस छोड़ दें, अगर कोई भी आप कोर्स करते हैं, कंप्यूटर कोर्स करो, कोई एमबीए करो, कुछ भी करो, तो उसके बाद भी 30-40 हजार की नौकरी से ज्यादा नहीं मिल लगती आपकी। और वो फिर 2 साल 4 साल पढ़ना पड़ता है, उसके लिए आपको पहले 12th एंड ग्रेजुएशन करनी पड़ती है, उसके बाद आप कोई कोर्स करते हो साल 2 साल का, फिर आपकी जॉब लगती है। और टैरो क्या है, आपने कोई भी इंसान सीख सकता है, जरूरी नहीं कि बहुत पढ़ा लिखा होना जरूरी है, ठीक है। एजुकेटेड अगर आप हैं तो देखिए वो तो चीजें अलग से नजर आती हैं, लेकिन जरूर नहीं है कि आप बहुत ज्यादा एजुकेटेड है तभी टैरो सीख सकते हैं। आपकी कम एजुकेशन है, आप बिल्कुल इलिटरेट हैं, यार आप पीएचडी किए हुए हैं, तो आपके लिए बराबर है, ठीक है। एक वो झलक दिखती है आप में, एजुकेशन होती है तो आप एक चीजों को अच्छे से प्रेजेंट कर पाते हो। लेकिन मैं कह रहा हूँ बिल्कुल भी किसी की नॉलेज नहीं है तो भी आप 15 दिन में टैरो मेरे साथ पढ़कर, सीखकर, मेरी गाइडलाइन पर सिर्फ महीना 1.5 महीना चलकर एक कमर्शियल एंगल पर आप स्टैब्लिश हो सकते हो, और 2-4-6 महीने में 30-40 हजार रुपए, 50 हजार रुपए तक आप कमा सकते हो। और मैं नहीं बता रहा, ये लोग आके बताते हैं सर हमने कमाना शुरू कर दिया, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपको कमर्शियल एंगल से अगर इस साइंस को देखना है तो बहुत बढ़िया है, और हेल्पिंग मोड पे देखना है तो भी बहुत बढ़िया है। और दूसरा क्या एडवांटेज है इसकी, करेक्टर एनालिसिस। तो किसी का भी करेक्टर को एनालाइज करना है, करेक्टर का मतलब यहाँ गुड और बैड करेक्टर से नहीं है, करेक्टर का मतलब है किसी को जानना, उसके अंदर की साइकिक को पहचानना। तो टैरो बड़ा अच्छा क्लू देते हैं हमें, ठीक है। जब आपकी साइकिक पकड़नी हो तो आपके कार्ड निकाले, तो जैसे कार्ड का एनवायरमेंट दिख रहा है, जैसे कार्ड के नंबर आ रहे हैं, जैसे कार्ड को जैसे पिक्चर आ रहे हैं, तो वैसा ही इंसान की पर्सनैलिटी है। तो इसका मतलब किसी 1 मिनट में कार्ड निकालकर हम दूसरे वाले को जान सकते हैं, जबकि हम पहली बार मिले उसको कि है क्या वो। ग्लिम्पसेस ऑफ फ्यूचर, फ्यूचर भी झांक सकते हैं किसी की, मतलब आपके नाम से मैंने कार्ड निकाला है तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि भाई मैंने फ्यूचर के कार्ड निकाल लिए कि भाई इंसान के बारे में आगे फ्यूचर क्या दिखता है, अच्छा है बुरा है क्या है। तो कितना अच्छा टूल है आपके ग्लिम्पसेस ऑफ फ्यूचर, फ्यूचर में झांकने का बहुत अच्छा टूल है ये, तो झांक सकते हैं किसी के फ्यूचर में। सॉल्यूशन ऑफ इमीडिएट डायलेमास, तो किस डायलेमा में हो आप किस सिचुएशन में हो, अभी अच्छी में हो बुरी में हो, उसे कैसे निकलोगे, या उस अच्छी को कैसे और अच्छा कर सकते हो। तो यहाँ से क्वेश्चन भी मिलता है हमें टैरो से, और यहाँ से आंसर भी मिलता है, तो कुछ ना कुछ सोल्यूशन जरूर निकल जाता है। ये कार्ड में भी क्या करोगे, क्या नंबर नजर आ रहा है, कोई कलर नजर आया, कोई डिवाइन सिंबल नजर आया, तो उसके ब्याह पर आप क्या रेमेडी करेंगे, या किस परिस्थिति में आप हैं उससे कैसे निकलेंगे, कार्ड से क्लू मिल जाता है। इसका मतलब कुछ ही अटक रही है तो आप देख लो भाई क्या है, उसको बता दो कि भाई ऐसा कर लो, आप इस सिचुएशन से निकल जाओगे। हेल्पिंग इन मेडिटेशन, ये मेडिटेशन बहुत हेल्प करती है, ठीक है। तो हेल्पिंग इन मेडिटेशन, तो मेडिटेशन क्या है, अब अगर कोई भी आप ऑकल्ट साइंस पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ लो, मैं तो हमेशा कहता हूं जितना मर्जी पढ़ लो, पढ़ने से कंटेंट नॉलेज आएगी, प्रेडिक्शन नहीं आएगी। प्रेडिक्शन तो एटलीस्ट एट द लास्ट
आपकी इंट्यूटिव पावर से, आपकी साइकिक से या डिवाइन की ब्लेसिंग से आएंगी। मैंने बहुत देखा है, बहुत लोग पढ़े पढ़े, मतलब हमारे सीनियर हैं, इतने साल से हम लोगों को जानते हैं, लेकिन उनकी परीक्षा नहीं अच्छी। और कुछ लोग हमारे साथ ऐसे भी हैं, क्योंकि मेरी तो यही फील्ड है, पिछले 12 साल से इसी लाइन में हूँ, तो हजारों लोग जानते हैं, तो हमारा तो इन्हीं लोगों से वास्ता पड़ता है। कुछ लोग ऐसे हैं साल 2 साल किया नहीं और बहुत अच्छी पोजीशन कर रहे हैं। एक मेरी स्टूडेंट है, आज की उन्होंने 50-60 हजार रुपए कमा रही है। उसने मेरे से 15 दिन का कोर्स किया और मतलब वो रिमार्केबल है। मतलब मैं उसकी बात हमेशा नहीं भी करूं तो मेरे पास जहन में हमेशा रहती है वो। मतलब बहुत ज्यादा तकलीफ में थी वो, उसके बाद फीस देने के लिए मेरे पास पैसे, उसके पास पैसे नहीं थे। ठीक है, मेरे पास आई वो, मतलब किसी के थ्रू जानकारी में थी, तो आई मेरे पास। मेरा बैनर जैसे गया तो ग्रुप में मैं भेज देता हूँ, मेरे फेसबुक पर लगा हुआ था, फेसबुक पर थी वो। आई, तब तक ऑफिस था, लॉकडाउन नहीं था। तो कह रही सर वो मेरे को सीखना है। मैंने कहा सीख लो। तो कह रहे सर फीस नहीं है अभी। मैंने कहा कोई बात नहीं, क्योंकि कई बार हमें डिवाइन हमें अलाउ करता है। इतनी तो बात पकड़ में आ गई है कि कौन अच्छा बोल रहा है, कौन कौन साफ मन से बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। ये 10 साल में इतना भगवान ने साइकिक एबिलिटी मेरी डेवलप कर दी है कि इंसान को परख लेता हूं मैं नहीं परखता अपने आप, एक विचार आता है कि नहीं ये सच बोल रहा है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। तो कही सर फीस नहीं है मेरे पास। मैं कोई बात नहीं, मैं तेरे से फीस मांगूंगा नहीं, तूने जैसे देनी है वैसे दे देना, मेरा फोन कभी नहीं आएगा। जबकि मैं जानता नहीं उसको, बिल्कुल नहीं जानता मैं। तो ठीक है जी, वो कोर्स में आ गई, कोर्स करा दिया मैंने। ठीक है, मतलब जिसके फीस देने के लिए पैसे नहीं, सोचो। और जब मैं पहले बेसिक कराता था फिर एडवांस कराता था, बेसिक मेरा 4-4.5 हजार का शायद कोर्स था, तो बेसिक ही करने आई थी वो। तो उसके बाद 4 हजार के, मतलब 1000 रुपए 500 रुपए भी देने के लिए नहीं थे। ठीक है, एनरोल किया, 10-12 दिन कोर्स किया, जैसे मैंने बताया उसने थोड़ी मेहनत की, बाय द गॉड ऑफ ग्रेस। ठीक है, उसको कोई अपॉर्चुनिटी मिली, किसी ऐप पर चली गई। ठीक है, तो और 1-2 ऐप पर और चली गई, मतलब ऐसी चली गई बस। उसने इंटरव्यू लिया, उसको कुछ नहीं था, इस फील्ड से नहीं थी, और बिल्कुल उस ओकल्ट की जीरो नॉलेज, लेकिन उसको एक डेडिकेशन थी, भाई सीखना, मुझे कुछ करना है। ठीक है, उसकी खुद की वर्डिंग है, सर जब मैं आपके पास आई थी मेरे पास पैसे नहीं थे बिल्कुल भी, मैं महीने के 5 हजार मुश्किल से कमाती थी, मुश्किल से। ठीक है, और आज अगर 2 महीने बाद उसका फोन आता है कि सर मैं किसी ऐप पर आ गई हूँ और मैंने पहले ही महीने सर 20 हजार रुपए कमा लिए। कह सर मैंने 20 हजार रुपए सदियों बाद इकट्ठे देखे हैं कि होते कैसे हैं 20 हजार। ठीक है, और आज के रेट में वो कम से कम 40 से 50 हजार रुपए कमा रही है, और ये बहुत पुरानी बात नहीं है, ये समझो 6 महीने पुरानी बात है। तो कहने का मेरा मकसद ये नहीं है, मेरा मकसद सिर्फ ये था कि अगर आप डेडिकेटली इन चीजों को जाओगे, देखिए ये साइंस ऐसी है कि अगर आपने डेडिकेटली सीख लिया, तो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मेरे से ऊपर, बहुत ऊपर आप जा सकते हो, किसी से भी ऊपर जा सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपके ऊपर कितनी डेडिकेशन है, आप इसे फाइनेंशियली कितना फायदा उठा सकते हो, लोगों की कितनी हेल्प कर सकते हो, ये इट्स अप टू यू। तो आप कुछ भी कर सकते हो। जब एक वो उसका एग्जांपल है, इस ऑकल्ट साइंस से नहीं थी। ठीक है, डिवाइन ने मेरे पास भेजा, तो मुझे लगा डिवाइन इसकी हेल्प करनी चाहिए, मैंने की। फिर उसको 4 महीने बाद, 3 महीने बाद फिर वो पैसे देने आई थी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, पहले अपने कर्जे उतार ले, कुछ है तब दे देना। तो कई बार आपको लगता है कि चीजें हो जाती हैं, अगर आप डेडिकेटली काम करते हो ना, तो आपको काम भी मिलता है और आप परफेक्शन की तरफ जा सकते हो। ठीक है, जब वो कर सकते तो आप क्यों नहीं कर सकते। तो मेरा मकसद सिर्फ एक कहानी सुनने का ये था कि अगर आप इस फील्ड से नहीं हो, लेकिन डेडिकेटली अगर आपका मन है पैसा कमाने का, और अच्छी कॉज के साथ, मैं कहता हूँ पैसा कमाओ, लेकिन अच्छे कॉज के साथ अपनी नियत साफ रखो कि मुझे हेल्प करनी है दूसरे की। उस लेडी की सबसे बात खास भी थी, वो हेल्प करना चाहती थी, पैसा तो अपना आता है। ठीक, तो आप भी कर सकते हो। जिसका मतलब है आप प्रेडिक्शन करते हैं इंट्यूटिव पावर से। 15 दिन के अंदर कोई कोर्स सीख कर आप 50 हजार नहीं कमा सकते, लेकिन उसकी इंट्यूटिव पावर इतनी डेवलप हो गई, उसने जो मैंने गाइडलाइन बताई, तो वो उसकी भक्ति वो पहले भी करती थी। तो इसका मतलब है कि एट द लास्ट आपकी इंट्यूटिव पावर काम करने वाली है। नॉलेज तो काम करती है। कोई आप मेडिकल डॉक्टर भी करेंगे तो जो किताबें में आपने एमबीबीएस में पढ़ा है ना, एज इट इज ऑपरेशन नहीं करते, एज इट इज आप दवाइयां प्रिस्क्राइब नहीं करते, वो तो ऑन द स्पॉट पेशेंट को देखकर, पेशेंट की हालत देखकर ऑन द स्पॉट डिसीजन लिया जाता है। ये सब किताबें में नहीं सिखाया था। मेरी डॉक्टर, मेरे बहुत डेंटिस्ट या डॉक्टर मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, क्योंकि मैं जिस में पढ़ा था, तो मेरे उस वहाँ मेडिकल कॉलेज भी था, और मेरे साथ में वहां पर मेरे इंजीनियर दोस्त हैं या डॉक्टर दोस्त हैं, दो ही फील्ड के दोस्त हैं मेरे, और कोई दोस्त भी नहीं है मेरा। जब ऑकल्ट साइंस में आया हूँ तब से ऑकल्ट वाले दोस्त हैं। तो उनसे मैं पूछता हूँ, तो मैं पूछता हूँ भाई जैसा तुमने पढ़ा था मेडिकल साइंस में, क्या एज इट इज अप्लाई होता है? बोला कुछ ही अप्लाई नहीं होता। बहुत फर्क है, बहुत ही ज्यादा फर्क है। किसी डॉक्टर से पूछना, जो किताबों में लिखा है, जो एक्चुअल आप प्रिस्क्रिप्शन या प्रिस्क्राइब करते हो या स्टडी करते हो या ऑपरेट करते हो, तो बहुत फर्क है। बोला कुछ काम नहीं आता वो जो पढ़ा हुआ। पढ़ता इंसान इसलिए है कि इंसान को नॉलेज हो जाती है, उसके बिहाफ पर आपको डिसीजन मेकिंग आपकी बनती है कि आप डिसीजन ले सकते हो
कि अब क्या करना है, इस पेशेंट के साथ क्या करना है, कैसा ऑपरेट करना है, कौन सी मेडिसिन देनी है। वहां से आपको आपकी लर्निंग इतनी बढ़ जाती है, आपको एक्सपीरियंस हो जाता है वहां पढ़कर। तो उस लर्निंग से आप कंक्लूड करके कुछ नई चीज याद करते हो। इसी तरह से हमारा यहाँ पर है, यहाँ पर कोई चीज रटनी नहीं है। मैं जो जितनी मीनिंग आपको बता रहा हूं ये सिर्फ सुनने हैं और भूल जाने हैं, याद नहीं रखने। मेरा पढ़ाने का तरीका बहुत अलग होता है, और जिसने मेरी गाइडलाइन को फॉलो कर लिया वो तर जाएगा, पक्की में तर जाएगा, क्योंकि मैं आपको बांधता नहीं हूं। मेरे गुरु ने मुझे नहीं बांधा तो मैं भी आपको नहीं बांध रहा। जो बंध जाते हैं उनकी नॉलेज भी लिमिटेड रहती है, और वो बस कहते हैं ना फिर सर हमारी रीडिंग नहीं आ रही। रीडिंग कहां से आएगी जब आपने परसेप्शन पहले ही बना लिया कि भाई ये कार्ड पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये आएगा तो अच्छा बोलना है या तो बुरा बोलना है। ऐसा नहीं होता कभी भी, आपने फ्री छोड़ना है अपने आप को, ठीक है। तो सबसे पहले अपनी इंट्यूटिव पावर पे ध्यान देना है, और जैसे मैं कल क्लास के बाद से आपको मैं थोड़े देर मेडिटेशन के टिप दूंगा, वो आपने अपने इनहेंस करने शुरू करने। तो सबसे बढ़िया है हेल्पिंग इन मेडिटेशन, ये मेडिटेशन में हेल्प करती है। मेडिटेशन सबसे अच्छा टूल है अपनी डिजायर को फुलफिल करने का। कोई भी चीज मैनिफेस्ट करनी है अपनी लाइफ में तो मेडिटेशन सबसे बेस्ट है, ठीक है। और मेडिटेशन से क्या होता है, डेवलपिंग द इंट्यूटिव पावर, आपकी इंट्यूटिव पावर डेवलप होती है मेडिटेशन करने से। और इंट्यूटिव पावर से ही आपकी साइकिक एबिलिटी डेवलप होती है, जिसकी वजह से आप वो क्लू पकड़ पाते हो कि डिवाइन आपको क्या बता रही है, ठीक है। तो इसका मतलब है टैरो कार्ड पढ़ते हैं तो उसके बाद कोई भी फील्ड में आप जाएंगे, ज्योतिष करेंगे, वास्तु करेंगे, न्यूमरोलॉजी करेंगे, आपकी परफेक्शन और ज्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एट द लास्ट नॉलेज के साथ साथ इंट्यूटिव पावर भी काम करेगी प्रेडिक्शन करते हुए। और टैरो करते ही आपने, जैसे मैंने आपको बताया, 15-20 दिन, महीना आपने प्रैक्टिस कर ली तो आपकी इंट्यूशन पावर अपने आप बढ़ जाएगी। और एक बार इंट्यूशन पावर बढ़ गई तो आपकी मेमोरी बढ़ जाती है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, आपके फ्यूचर में क्या होने वाला है बिना कार्ड के नजर आना शुरू हो जाएगा आपको, ठीक है। ये होती है इंट्यूशन, ओके। तो ये इसलिए टैरो पढ़ लेना चाहिए। अब हम जो अपने कोर्स में करने वाले हैं दैट इज राइडर वेट टैरो डेक। टैरो बहुत तरह के आते हैं, ओशो जैन आते हैं, साई आते हैं, राम आते हैं, अब तो पता नहीं कितने सारे टैरो कार्ड आ गए, ठीक है। तो हम जो सबसे ऑथेंटिक है, सबसे प्राचीन है, जो एनर्जाइज हैं, इतने टाइम से चले आ रहे हैं, कुछ तो एनर्जी होगी ना, और इसमें होली सिंबल्स हैं बहुत सारे एरा की, तो ये बहुत एनर्जाइज कार्ड है। तो राइडर वेट टैरो डेक हम करने वाले हैं। तो राइडर वेट टैरो डेक इज इजीएस्ट टू वर्क विद, इजी टू टीच एंड इजी टू लर्न। तो इनको, इन पे काम करना आसान है, इनको सीखना आसान है, इनको सिखाना आसान है। अब ये आए कहां से भाई, राइडर वेट ही नाम क्यों पड़ा? इट इज ए क्रिएशन ऑफ कंबाइंड एफर्ट्स ऑफ ऑथर एडवर्ड वेट एंड पैमिला कॉलमन स्मिथ, ठीक है। तो ये दो लोगों की कंबाइंड क्रिएशन है, मतलब दो लोगों ने एफर्ट्स किए हैं इन कार्ड को बनाने में। पहले थे एडवर्ड वेट, उनका नाम था, और दूसरी थी पैमिला कॉलमन स्मिथ। अब ये दोनों थे कौन भाई? एडवर्ड वेट वाज ए ब्रिलियंट ऑकल्टिस्ट विद ए डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ टैरो एंड मिस्टिकल सिंबल। तो ये एडवर्ड वेट उस एरा का, मतलब 18वीं सेंचुरी का, इसका लिखा भी 1857 टू 1942 तक वो रहा है। तो उस एरा का सोचिए, एक ऑकल्टिस्ट था। ऑकल्टिस्ट मतलब इन ऑकल्ट साइंस, इन प्राचीन विद्याओं, गहन विद्या, ईश्वरी विद्या का जानकार। जैसे ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, ये सारे क्या ईश्वरी विद्या है, इसको इनको बुलाता है ऑकल्ट साइंस, छुपा हुआ ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान। तो ये बहुत बड़ा ऑकल्टिस्ट था, यानी कि छुपे हुए ज्ञान का बहुत बड़ा जानकार था, इसको बहुत नॉलेज थी, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ टैरो एंड मिस्टिकल सिंबल, इसको मिस्टिकल सिंबल की, बहुत सारे टैरो की जो आपको टैरोची में बताए, तो उसको ज्ञान था उन ऑकल्ट साइंस का। पैमिला कौन थी? स्मिथ वाज ए ब्रिलियंट एंड टैलेंटेड आर्टिस्ट। ये एक आर्टिस्ट थी। आर्टिस्ट क्या था? पैमिला इतनी बड़ी आर्टिस्ट थी, जैसे कि आजकल होता है ना, कोई क्राइम करता है तो आप बताते हो कि भाई ऐसा था वैसा था, तो किसी आर्टिस्ट को पढ़ के लाते हैं, तो जैसा आप बोलते हो वो ऐसा बना देता है इसके। तो पैमिला भी इतनी बड़ी आर्टिस्ट थी कि अगर आप जो भी आपके मन में आ रहा है उसको डिस्क्राइब कर रहे हो, एक बता रहे हो उसको कि ऐसा ऐसा, तो वो एज इट इज फॉर्म में आपकी माइंड में जो चीज चल रही है उसको पेपर पे उतार सकती थी, ड्रॉ कर सकती थी। तो ये दोनों मिले, both were member, अब ये थे कौन? both were member of very famous Order of Golden Dawn, a powerful occult organization which is no longer exists। तो ये एक यूरोप में एक ऑर्गेनाइजेशन थी, ऑर्डर ऑफ गोल्डन डॉन, ये ऑकल्ट ऑर्गेनाइजेशन थी, अब नहीं है ये। वहां ये दोनों स्मिथ एंड एडवर्ड वेट ये मेंबर थे इसके, तो वो ये दोनों वहां मिले। तो इन दोनों ने सोचा चलो भाई कुछ क्रिएट करते हैं। तो एडवर्ड वेट के दिमाग में कुछ चीजें आई कि भाई कुछ इस तरह के कार्ड बनाते हैं फ्यूचर जानने के लिए। तो उसने बहुत सारी स्टडी कर रखी थी, प्राचीन जितने भी एरा के सिंबल्स थे, नाम थे,
ठीक है, गॉड थे, उनको पढ़ रखा था, तो उसके हिसाब से वो बताता चला गया कि भाई इस एक कार्ड बनाओ, उसके अंदर ये डालो, उसके अंदर ये डालो। तो जैसा जैसा उसके थॉट चलता रहा, पैमेला कोलमन स्मिथ उसने ब्रश से, अपने हाथ से ये सारे सारे कार्ड डिजाइन किए। तो ये पैमेला कोलमन स्मिथ एंड एडवर्ड वेट 2 लोगों की क्रिएशन है, ठीक है। और एडवर्ड वेट था वो बहुत बड़ा ऑकल्टिस्ट था, उसको डिवाइन ने कुछ ज्ञान दिया, उसके दिमाग में जो चीज आती रही वो एक एक कार्ड को लेता रहा और कार्ड को पेंट कराता रहा पैमेला कोलमन स्मिथ से। तो इस तरह से ये कार्ड डिजाइन होके आपके सामने आए हैं। अब ये प्रिंट होते हैं, किसी टाइम में ये हाथ से डिजाइन किए गए थे, बहुत टाइम तक हाथ से चले, लेकिन ये बाद में अब प्रिंट होके आ रहे हैं। अब इसमें क्या है, कितने कार्ड होते हैं, क्या मतलब है। द टैरो इज ए डेक ऑफ, कौन सा टैरो डेक, राइडर वेट टैरो डेक। द टैरो डेक इज ए 78 कार्ड्स, तो जो डेक है पूरा सेट है उसमें 78 कार्ड्स हैं, कंटेनिंग सिंबल्स फ्रॉम मैनी एंशियंट कल्चर। तो बहुत सारे प्राचीन कल्चर से वो सिंबल्स, भगवान, ये वो सब की कलर, नंबर, ये सब की डाले हुए हैं। उस कार्ड में कुछ नहीं मिलेगा, ये सब चीजें मिलेंगी उन कार्ड्स के अंदर। तो टोटल 78 कार्ड्स हैं हमारे पास, जिनको में स्टडी करना है। These 78 cards are divided in 22 major arcana card and 0 to 21 वैल्यू है, और 56 माइनर arcana card। जो टोटल 78 कार्ड्स हैं, इन 78 कार्ड्स में से हमने 22 कार्ड अलग से निकाले, इनको बोला ये मेजर कार्ड है, और 56 कार्ड निकाले, ये बोला माइनर कार्ड है। मतलब डिफरेंशिएट कर लिया। अब कोई मतलब नहीं क्यों किया, मतलब डिफरेंशिएट कर लिया उन्होंने। उनको बोला 22 कार्ड, ये बोला ये मेजर कार्ड है, और ये बोला 56 माइनर कार्ड है। अर्कना का मतलब होता है सीक्रेट। सीक्रेट तो 78 के 78 कार्ड सीक्रेट कार्ड है। तो 22 कार्ड उन्होंने अलग कर दिए, इनको बोला मेजर अर्कना कार्ड, अर्कना मतलब सीक्रेट कार्ड, और 56 कार्ड को बोला माइनर अर्कना कार्ड। तो 78 कार्ड के हमने दो बाइफर कर दिया, 22 कार्ड मेजर अर्कना कार्ड, 56 कार्ड माइनर अर्कना कार्ड। जो 22 मेजर अर्कना कार्ड्स हैं, जिसका पहला कार्ड आपने थोड़ा सा पढ़ा था अभी, द फूल कार्ड, ये मेजर अर्कना का कार्ड है। मेजर अर्कना के कार्ड 22 कार्ड जो हैं, इनकी जो स्टार्ट किया गया है, उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू स्टार्ट की गई है वो 0 से स्टार्ट की गई है, 1 से स्टार्ट नहीं की, 0 से की है। जब 0 से आप स्टार्ट करते हैं, पहले कार्ड का नंबर 0 रखते हैं, तो लास्ट 22वें कार्ड का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आएगी, 21। तो इसलिए उन्होंने 0 से लेकर 21 तक ये 22 कार्ड मेजर कार्ड है, और 56 कार्ड माइनर अर्कना के। जो 56 कार्ड हैं इस माइनर अर्कना के, इन 56 कार्ड को इक्वली 4 सेट में फिर से डिवाइड कर दिया गया। 4 सेट के नाम रख दिए गए। पहला सेट पेंटाकल, पेंटाकल बोल दिया पहला सेट। दूसरे सेट का नाम रख दिया कप। तीसरे सेट का नाम रख दिया वॉन्ड्स। चौथे सेट का नाम रख दिया सूट्स। तो माइनर अर्कना के जो 56 कार्ड थे, उन 56 कार्ड्स को अगेन 4 इक्वली सेट में डिवाइड कर दिया गया। एक सेट में 14 कार्ड हैं, उन सेट के नाम बता दिए। अब इसको बुलाते कैसे हैं, पेंटाकल्स। पेंटाकल का मतलब सिक्के। तो हर पेंटाकल के कार्ड के अंदर, जो 14 कार्ड पेंटाकल के हैं, हर कार्ड के अंदर कोई ना कोई सिक्के आपको प्रिंट किए हुए मिलेंगे। दूसरे सेट है कप्स का, कप। तो इसका मतलब है हर कप के कार्ड पर, जो 14 कप के कार्ड होंगे, हर कप के कार्ड पर कप प्रिंट किया हुआ जरूर मिलेगा। इस तरह वांस, इसका लिखते हैं वांस, लेकिन प्रोनाउंसिएशन होती है इसकी वांस। डी इसमें साइलेंस रखते हैं, साइलेंट रहता है, तो इसको इस प्रोनाउंसिएशन जो करेंगे वो होगी वांस। वांस नहीं बोलेंगे, वांस बोलेंगे, ठीक है। वांस का मतलब होता है छड़ी। तो हर कार्ड के अंदर, वांस के कार्ड के अंदर वहां पर कोई ना कोई छड़ी जरूर मिलेगी। और सोर्स का मतलब होता है तलवारें, तलवार। तो हर सोर्स के जो 14 कार्ड हैं, सभी सोर्स के कार्ड में तलवार जरूर मिलेगी। तो इस तरह से ये है 78 कार्ड है। अभी किसी का माइक ऑन है, प्लीज माइक बंद रखें, कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस आती रहती है, फिर ये रिकॉर्डिंग में आपको इरिटेट करती है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ना, मैं डिस्ट्रैक्ट होता इतनी आसानी से, लेकिन आपको फिर जब वीडियो सुनेंगे ना, तो ये आवाज आपको डिस्टर्ब करेगी। माइक ऑफ रखें अपना, म्यूट रखें अपना। फिर मैं अभी आपसे कुछ पूछूंगा तब ऑन करना। अभी भी ऑन है किसी का, प्लीज ऑफ करें। तो टोटल 78 कार्ड्स हैं, 22 कार्ड मेजर अर्कना के, जिसकी की मतलब उस पर न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी हुई है 0 से लेकर 21 तक लिखी हुई है। तो 56 कार्ड अलग रखे हमने माइनर अर्कना के। 4 सूट में उनको इक्वली डिवाइड कर दिया। एक सूट है पेंटाकल का, इस तरह के सिक्के बने होंगे, इस तरह का सिक्का बना होगा पेंटाकल। देखिए प्लीज, किसका माइक ऑन है, प्लीज नाम बताएंगे, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है।
क्योंकि मैं अपनी स्क्रीन देख पा रहा हूँ, मैं कुछ नहीं देख पा रहा कौन ज्वाइन है, किसका नंबर है। तो प्लीज आप म्यूट करें अपने आप। पेंटाकल के कार्ड में इस तरह के पेंटाकल सिक्का बना होगा, एक कप के कार्ड होंगे इस तरह का, एक कप बना होगा उस कार्ड के अंदर। वांस के कार्ड हैं, छड़ी, एक छड़ी बनी होगी इस तरह की, एनिमेट छड़ी यानी कि जीवंत छड़ी होगी, अभी दिखाएंगे कार्ड आपको। सोर्ड के कार्ड में एक तलवार बनी होगी, शायद अभी यहां नजर नहीं आ रही, अभी दूसरे कार्ड में आपको दिखा देंगे। तो कोई भी सेट का कार्ड हो, हर सेट में 14 कार्ड हैं, 1 से लेकर 14। उसमें हर सेट में जो 14 कार्ड हैं, जो पहला कार्ड होगा हर सेट का, उसको क्या बोलेंगे? एस, इक्का। जिसने प्लेइंग कार्ड खेले हैं उसमें पता है इक्के को क्या बोलते हैं, एस। तो हर सेट के पहले कार्ड को हम क्या बोलेंगे? एस। तो पहला कार्ड पेंटाकल का है, तो उसको प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे, बोलने का तरीका क्या होता है? एस ऑफ पेंटाकल, यानी कि पेंटाकल का पहला कार्ड, या इक्का पेंटाकल का, सिक्के का पहला कार्ड, जो मर्जी बोल लीजिए आप। तो इसको प्रोनाउंसिएशन ऐसे करते हैं, एस ऑफ पेंटाकल। जैसे कोई कार्ड निकल कर आता है, हम क्या बोलते हैं? कौन सा कार्ड निकला है? एस ऑफ पेंटाकल। इसका मतलब है पेंटाकल के सेट का, माइनर अरकना में पेंटाकल के सेट का पहला कार्ड निकला है। ठीक है, तो कोई भी सेट का कार्ड, पहला कार्ड को बोलते हैं एस। तो पेंटाकल के कार्ड को क्या बोलेंगे? एस ऑफ पेंटाकल। कप के पहले कार्ड को क्या बोलेंगे? एस ऑफ कप्स। वांस के पहले कार्ड को क्या बोलेंगे? एस ऑफ वांस। और सोर्ड्स के पहले कार्ड को क्या बोलेंगे हम? एस ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, इसके बाद आते हैं 2 नंबर से 10 नंबर तक के कार्ड। उसको हम क्या बोलेंगे? जैसे 2 नंबर का कार्ड है तो उसको बोलेंगे 2 ऑफ पेंटाकल। 2 ऑफ पेंटाकल मतलब पेंटाकल का दूसरा कार्ड को क्या बोलेंगे, कैसे प्रोनाउंस करेंगे हम? 2 ऑफ पेंटाकल। सेकंड नंबर के कार्ड, जो कप का कार्ड है, उसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे? 2 ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया। वांस के सेकंड नंबर के कार्ड को कैसे प्रोनाउंस करेंगे? 2 ऑफ वांस। इस तरह 2 ऑफ सोर्स। इसी तरह से 10 तक, 10 तक हम इसी तरह से प्रोनाउंस करेंगे। जैसे 10वें कार्ड को क्या बोलेंगे? 10 ऑफ पेंटाकल का कार्ड निकला है, 10 ऑफ कप्स का कार्ड निकला है, 10 ऑफ वांस का कार्ड निकला है, और 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड निकला है। ठीक है, 1 से लेकर 10 तक जितनी काउंटिंग है, उतने ही वो पेंटाकल में पेंटाकल होंगे। कप के कार्ड में उतने ही कप वहां प्रिंट किए होंगे उस कार्ड में। वांस के कार्ड में उतनी ही छड़ियां, उतने ही वांस उस वहां पर प्रिंट नजर आएंगे। और सोर्स के कार्ड में उतनी ही तलवारें उस कार्ड के अंदर होगी, यानी कि एस का कार्ड है तो 1 तलवार। ठीक है, 5 ऑफ सोर्स का कार्ड है तो 5 तलवारें होंगी उस कार्ड के अंदर। 7 ऑफ सोर्स का कार्ड है तो 7 तलवारें होंगी उस कार्ड के अंदर। और 10 ऑफ सोर्स का कार्ड है तो 10 तलवारें उस कार्ड के अंदर प्रिंट की हुई होंगी, लिखा भी होगा और प्रिंट की भी की होंगी। ठीक है, तो 2 से लेकर 10 तक के कार्ड को हम नाम से बुलाते हैं, 2, 3, 4। अब जो 10 के बाद 11 नंबर का कार्ड होता है, उसको 11 नंबर नहीं बोलते हैं। ठीक है, और ना ही वहां पर 11 नंबर के 11 पेंटाकल होंगे, ना 11 कप होंगे, ना 11 वांस होंगे, ना 11 सोर्ड्स होंगे, वहां पर नहीं होगी। वहां पर सब एक एक ही होगा। लेकिन 10 नंबर से ऊपर के कार्ड को हम बोलते हैं कोर्ट कार्ड, COURT, कोर्ट कार्ड्स। ये टेक्निकल टर्म्स है बोलने की। माइनर अरकना में 10 नंबर के ऊपर के कार्ड को हम बोलते हैं कोर्ट कार्ड इन जनरल। अब किसका कोर्ट कार्ड? पेंटाकल का है, कप का है, वांस का है, सोर्ड्स का है। जिसका हो उसके बारे में बात करेंगे। जैसे 11 नंबर के कार्ड को बोलते हैं पेजेस। हम 11 नंबर नहीं बोलेंगे उसको बोलेंगे पेज। तो पेंटाकल का 11 नंबर का कार्ड निकल कर आया तो उसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे? भाई कार्ड निकल कर आया पेज ऑफ पेंटाकल, पेज ऑफ पेंटाकल का कार्ड निकल कर आया। इसका मतलब है माइनर अरकना में पेंटाकल का कार्ड निकला है 11वें नंबर का, ये मतलब होता बोलने का। कप का कार्ड कैसे प्रोनाउंस करेंगे? पेज ऑफ कप का कार्ड निकल कर आया, पेज ऑफ वांस का कार्ड निकल कर आया, पेज ऑफ सूट्स का कार्ड निकल कर आया। तो 11 नंबर का कार्ड बोलते हैं पेज की कार्ड। इस तरह 12वें नंबर का जो कार्ड है उसको बोलते हैं नाइट। नाइट, तो पेंटाकल के कार्ड को कैसे प्रोनाउंस करेंगे? नाइट ऑफ पेंटाकल का कार्ड निकल गया है जी। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड निकला है, नाइट ऑफ वांस का कार्ड निकला है, नाइट ऑफ सोर्ड्स के कार्ड निकल कर आए हैं। ठीक है, इस तरह जो 13 नंबर का कार्ड होता है किसी भी सेट का, उसको बोलते हैं क्वीन। तो पेंटाकल की निकल कर आया तो बोलेंगे क्वीन ऑफ पेंटाकल का कार्ड निकला है। 13 नंबर का कार्ड, 13 नंबर का कार्ड अगर कप का निकलता है तो उसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं? क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड निकला है। इस तरह 13 नंबर का कार्ड वांस का निकला है तो कैसे प्रोनाउंस करेंगे उसको? क्वीन ऑफ वांस का कार्ड। इस तरह क्वीन ऑफ सूट्स का कार्ड। और लास्ट कार्ड है 14 नंबर का कार्ड।
ठीक है, सभी में एक एक ही होगा, वहां पर कोई 14 कप या 14 सिक्के नहीं प्रिंट किए होंगे, उतने सिक्के 10 कार्ड तक मिलते हैं, फिर 10 के बाद 11, 12, 13, 14 वहां पर एक एक ही चीज मिलेगी। उनको 11, 12, 13 नहीं बोलते, उनके पेज, नाइट, क्वीन और लास्ट है किंग। हर सेट के कार्ड को 14 कार्ड को किंग्स बोलते हैं, किंग राजा का कार्ड। तो किंग ऑफ पेंटाकल यानी कि पेंटाकल के 14 कार्ड की बात कर रहे हैं। किंग ऑफ कप्स में 14 कार्ड, किंग ऑफ सोर्ड वॉन्ड्स में 14 कार्ड वॉन्ड्स की बात कर रहे हैं, और किंग ऑफ सोर्ड्स में 14 कार्ड यानी कि लास्ट कार्ड सोर्ड्स का उसकी बात कर रहे हैं। तो इस तरह से आपको प्रोनाउंसिएशन आना चाहिए, इनके मीनिंग क्या है वो पता होनी चाहिए, वो आपको याद करने हैं क्योंकि आगे आप इसी लैंग्वेज में बात करेंगे। रिलेशन बिटवीन टैरेट एंड प्लेइंग कार्ड, तो ये माना जाता है जो प्लेइंग कार्ड है ये कहीं ना कहीं जो माइनर अरकना के 56 जो कार्ड हैं ये टैरो कार्ड को देखकर ही डिजाइन किए गए हैं, ये बोला जाता है। प्लेइंग कार्ड जो आपके आए हैं तो कहीं ना कहीं ये बोलते हैं कि भाई कहीं ये उसी से कोरिलेशन बनता है 56 कार्ड से। माइनर अरकना के 56 कार्ड है, प्लेइंग कार्ड में कितने कार्ड होते हैं 52, यानी कि 4 कार्ड फालतू हैं, अगर उनको हटा दिया जाए तो ऐसा लगता है 52 कार्ड्स का कोरिलेशन माइनर अरकना के जो कार्ड हैं उनसे सीधा सीधा बनता है। कैसे बनता है, अगर किसी ने प्लेइंग कार्ड देखे हो तो प्लेइंग कार्ड में 4 सेट होते हैं आपके पास, वहां भी 4 सेट होते हैं, और हमारे पास माइनर अरकना में भी 4 सेट हैं। वहां पर 4 सेट क्या है, अगर इंग्लिश की बात करें तो कुछ कार्ड डायमंड के कार्ड होते हैं, 13 कार्ड डायमंड के कार्ड हैं, 13 कार्ड हार्ट के हैं, 13 कार्ड क्लब्स के कार्ड होते हैं, और 13 कार्ड स्पेड्स के कार्ड होते हैं। हिंदी इंग्लिश में ये बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं ईंट के पत्ते, पान के पत्ते, चिड़ी के पत्ते और हुक्म के पत्ते। तो 13 कार्ड इक्वल होते हैं प्लेइंग कार्ड में, तो 13 4 जा 52 कार्ड हो गए। हमारे पास 56 कार्ड है, तो हमारे पास भी 4 सेट हैं, हमारे पेंटाकल, कप, वांड्स एंड सोर्ड्स। तो आने वाले टाइम में आप इन कार्ड से भी प्रेडिक्शन कर सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा सा कोरिलेशन बता रहे हैं कि पेंटाकल के कार्ड किस आज के प्लेइंग कार्ड में किस कार्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो ईंट के कार्ड हैं वो जो पेंटाकल के कार्ड होते हैं माइनर अरकना में उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्यों करते हैं इसके भी पीछे भी लॉजिक है, वो लॉजिक भी आपको बताता हूं। जब हम वास्तु की बात करते हैं, वास्तु के अंदर 5 एलिमेंट की थ्योरी होती है, आपने सुना होगा वास्तु सारा प्रिंसिपल जो है 5 एलिमेंट की थ्योरी पे काम करता है। वास्तु क्या कहता है, यथ पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो इस पिंड में है, जो आपके शरीर में है, इसी से सारा ब्रह्मांड बना है। जिससे आपका एक शरीर बनाना है उसी से ब्रह्मांड बना है। या ये भी बोल सकते हो जिन 5 तत्वों से पूरा ब्रह्मांड बना है उन्हीं 5 तत्वों से मैं बना हूं। अब 5 तत्व कौन से हैं जी, 5 तत्व होते हैं। पहला तत्व है अर्थ एलिमेंट, दूसरा है वाटर एलिमेंट, तीसरा है फायर एलिमेंट, ठीक है, चौथा है एयर एलिमेंट, और लास्ट एलिमेंट होता है स्पेस एलिमेंट। वास्तु का सारा वास्तु इन्हीं 5 एलिमेंट पे रूल करता है, ठीक है। आप देखिए आपकी बॉडी में क्या है, पूरा संसार में आपको बता देता हूँ इन्हीं 5 एलिमेंट से बना है। आपकी पहले बॉडी देखते हैं, आपकी बॉडी में जितना भी आपका मांस है ना, स्किन है, बोन्स है, जितना भी सॉलिड मटेरियल है आपकी बॉडी के अंदर, दैट इज अर्थ एलिमेंट ऑफ योर बॉडी। तो अर्थ एलिमेंट है वो आपका, चाहे स्किन है, बोन्स है, आपकी सारी जितने ऑर्गन है सारे वो सारे अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपकी बॉडी के अर्थ एलिमेंट है। वाटर एलिमेंट क्या है, जितना भी वाटर एलिमेंट है आपके बॉडी के अंदर, ब्लड फ्लो कर रहा है, लिक्विड आपने लिया हुआ है, ठीक है, वो सारा जितना भी ब्लड है वो वाटर एलिमेंट है आपकी बॉडी का, तो वो आपका वाटर एलिमेंट है। फायर एलिमेंट क्या है आपकी बॉडी के अंदर, आपको पता नहीं आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारी फायर है, लेकिन 2 फायर आप जानते हैं, जब कभी बताएंगे आपको पढ़ाएंगे कि आपको आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारी तरह की फायर अग्नि होती है, बहुत सारी अग्नि, लेकिन 2 फायर सभी जानते हैं। पहला है आत्मा रूपी अग्नि। जब इंसान की डेथ हो जाती है तो क्या बोलते हैं, भाई शरीर ठंडा हो गया, तो इसका मतलब है आत्मा रूपी अग्नि उस शरीर से निकल गई, ठीक है। फायर है वो एनर्जी है, अग्नि एनर्जी का, आत्मा एक एनर्जी का रूप है। जब वो निकल जाती है तो शरीर ठंडा पड़ जाता है, वरना शरीर गर्म रहता है आपका। आप देख लेना डेड बॉडी को, देखना कभी वो ठंडी पड़ जाती है, उसका ब्लड जम जाता है, ठंडा हो जाता है। तो आत्मा रूपी अग्नि निकल गई, तो पहली तो आत्मा रूपी अग्नि आपके अंदर है, ठीक है, चलो वो तो स्पिरिचुअल बात होगी। लेकिन एक होती है जठराग्नि, ये सबने सुना होगा, आपको भूख कैसे लगती है, आपका खाना कैसे पचता है, तो जठर अग्नि आपकी बॉडी के अंदर है, एक अग्नि है जो कि खाने को पचाती है। तो इस तरह की बहुत सारी फायर आपके अंदर होती है, तो वो है आपकी बॉडी की फायर एलिमेंट है आपकी बॉडी के अंदर। और एयर एलिमेंट क्या है, जो आप सांस ले रहे हैं,
ऑक्सीजन ले रहे हैं ना, जो सांस ले रहे हैं, दैट इज द एयर एलिमेंट ऑफ योर बॉडी। और बाकी क्या बचा? स्पेस एलिमेंट। तो आपके लंग्स के अंदर कुछ खाली जगह होती है, आपके स्टमक के अंदर जो खाली जगह होती है, या बॉडी के किसी पार्ट के अंदर जो स्पेस एलिमेंट है, खाली जगह आपकी, दैट इज द स्पेस एलिमेंट ऑफ योर बॉडी। तो पूरा शरीर आपका 5 एलिमेंट से बना है। इसी तरह से आपका पूरा संसार क्या है? आप अपना घर ले लो, बोलते हैं ना घर एक संसार, मूवी बनी हुई है इसके ऊपर, या बोलते भी घर, भाई मेरे लिए मेरा घर ही मेरा संसार। तो घर को समझ जाओ, पूरे संसार को समझ जाओगे, अपने को समझ जाओ, घर को समझ जाओगे, पूरे संसार को समझ जाओगे। आपका घर भी 5 एलिमेंट की थ्योरी पे काम करता है। आपका घर क्या है? आपके घर के अंदर जितना भी सॉलिड मटेरियल रखा हुआ है, दीवारें, फर्नीचर, सोफा सेट, मतलब जो भी सॉलिड चीज है, सॉलिड क्या? जिसमें वजन है, जिसकी एक शेप है, दैट इज द अर्थ एलिमेंट। तो जितने भी चीजें आपके घर के अंदर ना जो दिख रही हैं आपको, वो सॉलिड मटेरियल है। जितना भी सॉलिड, पेन, पेंसिल, मेज, कुर्सी, फैन, ट्यूबलाइट, सब चीज, दैट इज द अर्थ एलिमेंट ऑफ योर होम। आपके घर के अंदर जितना भी वाटर एलिमेंट है, पीने का पानी है, आपका स्टोरेज टैंक है, अंडरग्राउंड, ओवरहेड, ये सब वाटर एलिमेंट है आपके घर का। आपके घर का फायर एलिमेंट क्या है? जो सनलाइट आपके घर के अंदर आ रही है, जो आपने आर्टिफिशियल ट्यूबलाइट जलाई हुई है, बल्ब जलाया हुआ है, ठीक है, दैट इज द फायर एलिमेंट इन योर हाउस। और एयर एलिमेंट क्या है? जो आपने खिड़की दरवाजे खोल रखे हैं, एयर फ्लो कर रही है, आप सांस ले पा रहे हो, दैट इज द एयर एलिमेंट इन योर हाउस। और स्पेस एलिमेंट क्या बचा है? जो आपने खाली जगह छोड़ रखी है, दैट इज द स्पेस एलिमेंट। तो ये बहुत बड़ी थ्योरी है, 5 एलिमेंट की थ्योरी। इन थ्योरी पूरा वास्तु इसी के ऊपर बेस्ड है। जब कभी वास्तु पढ़ेंगे तो इसको और एलिब्रेट करके बताएंगे कि इन एलिमेंट के मतलब क्या होते हैं, ठीक है। अब इन एलिमेंट को पहचानो। इन एलिमेंट से बहुत कुछ चीजें पता लगती है। अर्थ एलिमेंट का मतलब होता है, कोई हमारे बीच में अगर हीलिंग सेक्शन से है, मतलब, तो वो थोड़ा समझ सकता है। हमारी बॉडी के अंदर 7 एनर्जी सेंटर हैं, जिसमें से रूट चक्रा सबसे लोअर चक्रा होता है। तो वो चक्रा क्या है? आपकी मटेरियल वर्ल्ड की बातें करता है, वही पैसा, बिजनेस, है ना, फैमिली लाइफ, इन सब की बातें करता है। तो ये होती है अर्थ एलिमेंट की बातें, मतलब निचले स्तर की बातें, ग्राउंड लेवल की बातें। आपने देखा होगा एक शिव शक्ति यंत्र होता है, कभी देखा किसी गाड़ी के पीछे लिखा होता है शिव शक्ति यंत्र या मां लिखा होता है? उसमें क्या होता है? एक ट्रायंगल बना होता है सीधा, और एक ट्रायंगल बना होता है नीचे उल्टा, तो वो शिव शक्ति यंत्र है। उसके भी बड़े गहरे मतलब है, बताएंगे कभी आपको, ठीक। तो अर्थ एलिमेंट का मतलब होता है सॉलिड चीजें। सबसे सॉलिड क्या है? पैसा सबसे सॉलिड चीज है। पैसा आते ही आपको क्या होता है? एक स्टेबिलिटी, एक पावर आप में फील आनी शुरू होती है ना, आप कहते हो हाँ यार स्टेबिलिटी से आ गई, आप एक ना अपने जज्बा से आ जाता है, आप एक भारीपन आपके अंदर आ जाता है, ठीक है। तो पैसा सबसे सॉलिड चीज है। तो अर्थ एलिमेंट सबसे स्टेबल एलिमेंट है। अर्थ एलिमेंट का मतलब है, मान लीजिए फोन रहा है मेरे पास, ये मैं जिस टेबल पर बैठ के पढ़ा रहा हूँ, ये मैं यहाँ पे अपने फोन को रख दिया और मैं इस रूम में इस टेबल को 6 महीने बाद यूज करता हूँ, तो क्या ये फोन कहीं उठ के कहीं चला जाएगा? नहीं जाने वाला, यही पड़ा है। इसका मतलब है अर्थ एलिमेंट सबसे स्टेबल एलिमेंट है। अर्थ एलिमेंट किसको बोलते हैं हम? जिस भी वस्तु की एक शेप हो और उसमें एक वेट हो, तो वो अर्थ एलिमेंट बोलते हैं उसको। किसी का भी कोई शेप होता है और उसमें कोई वेट होता है, तो वो अर्थ एलिमेंट बोलते हैं उसको। तो इस मोबाइल की एक शेप है, इसका एक वजन है, तो इसका मतलब ये अर्थ एलिमेंट की जगह है। आपका लैपटॉप, आपकी मेज, कुर्सी, ये सब अर्थ एलिमेंट है, ठीक है। तो अर्थ एलिमेंट सबसे स्टेबल है। अर्थ एलिमेंट को जब तक भारी फोर्स ना लगे, वो अपने आप से मूव नहीं कर सकता। इसका मतलब सबसे सॉलिड एलिमेंट है अर्थ एलिमेंट, ठीक है। तो अर्थ एलिमेंट किसको रिप्रेजेंट करता है? पेंटाकल को। पेंटाकल सिक्के मतलब पैसा, मनी, ठीक। तो इसका मतलब है पेंटाकल के कार्ड अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। पेंटाकल के कार्ड जब भी ज्यादा निकल कर आएंगे रीडिंग करते वक्त, तो वो किस इश्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, क्या दिखा रहे हैं वो। पेंटाकल का सीधा सीधा रिलेशन होता है। देखिए सिक्का बना हुआ, उस पे सिक्का भी कितना येलो कलर का बना हुआ है। येलो कलर क्या है? येलो को आप देखते हैं, येलो आम भाषा में अगर येलो को बोलते हैं ना, किसी बोले भाई येलो है मेरे पास, तो इसका मतलब पता है क्या? गोल्ड। और गोल्ड एक ऐसी करेंसी है जो कि वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड करेंसी है। सिर्फ और सिर्फ गोल्ड। डॉलर ले जाएंगे हर जगह नहीं चलेगा, पैसा, रुपया पैसा ले जाएंगे, यूरो ले जाएंगे, हर जगह नहीं चलेंगे। लेकिन गोल्ड ऐसी करेंसी है, हर कंट्री में चलती है। और गोल्ड का कलर क्या है? येलो। इसका मतलब है जो पेंटाकल के कार्ड नजर आते हैं, उस पर जो सिक्का बना होता है, सिक्का वैसे भी पैसे को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सिक्का हो सकता है, वो कुछ भी मेटल हो सकता है, वो पैसा है एक तरह से।
और उस पर येलो कलर है, इसका मतलब येलो मतलब एक ऐसी करेंसी जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है। तो इस पे एक सिक्का ही बना हुआ है, तो इसका मतलब है पेंटाकल के कार्ड किस वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करते हैं? वो रिप्रेजेंट करते हैं मोस्टली मनी, बिजनेस, फाइनेंशियल एंड मटेरियल वर्ल्ड को, तो इसका मतलब जब भी कभी ज्यादा पेंटाकल के कार्ड निकल कर आएंगे, पेंटाकल अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और पेंटाकल में सिक्के बने हुए हैं, सिक्का मतलब गोल्ड, गोल्ड मतलब येलो, येलो होते ही पैसा, रुपया पैसा, वही सब चीज नजर आती है। तो मतलब पेंटाकल के कार्ड जब कभी रीडिंग करते हुए ज्यादा निकल कर आएंगे तो सामने वाला इंसान आपसे वही ग्राउंड लेवल की बातें पूछेगा। ये ग्राउंड लेवल की बातें हैं सारी, मनी, बिजनेस, पैसा, फाइनेंशियल, लेन देन, वही सारी चीजें आपसे पूछने आया है। कप, कप का मतलब क्या है? प्याला। कप में क्या डालते हो? कप में कोई भी लिक्विड डालते हैं। लिक्विड का मतलब है वाटर। और कप के कार्ड हार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, पान के पत्तों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कप में क्या डालते हो? कप में पानी डालते हो, कोई भी लिक्विड चीज, क्या वाटर एलिमेंट हो सकता है। और जब आप इन एलिमेंट को वास्तु में पढ़ते हैं, वाटर एलिमेंट का मतलब है आपके इमोशंस। वाटर एलिमेंट आपके घर के अंदर या आपकी बॉडी के अंदर आपके इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है वाटर एलिमेंट। आपने देखा होगा जो लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं, आप थोड़े से आपके अंदर इमोशंस भाव आएंगे तो क्या होगा? आंखों से पानी आना शुरू हो जाएगा, है ना, नाक से पानी आना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब है जब आप भावुक होते हैं, इमोशंस आपके डिस्टर्ब हों या इमोशनल जो लोग ज्यादा होते हैं तो क्या होता है? आंखों से पानी आना शुरू होता है, छोटी छोटी बात पे रोने लगते हैं वो। इसका मतलब है इमोशंस का सीधा रिलेशन वाटर एलिमेंट से है, और वाटर एलिमेंट का सीधा रिलेशन होता है कप्स से, कप के कार्ड से। इसका मतलब है जब कभी रीडिंग करते वक्त कप के कार्ड ज्यादा निकल कर आए तो क्या मतलब है? इंसान सामने वाला क्या पूछने आया है? वही प्यार, मोहब्बत, दिल की बातें, इमोशंस की बातें करने आया है आपसे। वो क्या होती है? वो होती है लव, रोमांस, फ्रेंडशिप, हैप्पीनेस, इमोशंस, रिलेशनशिप, उन्हीं की बातें आपसे पूछने आया है। तो ये प्रश्न कुंडली में काम आता है आपसे कि आप वैसे भी जान सकते हो, अपने आप से कार्ड निकाल लो, या जब कोई क्वेश्चन पूछा उसमें कार्ड ज्यादा निकाले हैं तो कहीं ना कहीं आप समझ जाते हो कि सामने वाला किस लैंग्वेज में बात कर रहा है, उसको क्या चाहिए है, वो क्या है अंदर से। कप के कार्ड ज्यादा निकल के मतलब इमोशनल है, पेंटाकल के ज्यादा कार्ड निकल के तो कहता मटेरियल वर्ल्ड का बंदा है वो, बिल्कुल भाई वो, उसको तो रुपये पैसे की मतलब है, उसको कोई इमोशनल लेना देना नहीं है। तो आप गाइडेंस उसी सीक्वेंस में देंगे, उसी की लैंग्वेज में उसको समझाएंगे। क्योंकि देखिए अच्छा कंसल्टेंट वो होता है जो सामने वाले के प्लेटफॉर्म पर जाकर समझाए। अपने प्लेटफॉर्म पर समझाओगे चीजें आपने नहीं समझनी, चीजें सामने वाले समझनी है। मैं इतना डाउन टू अर्थ आके पढ़ाता हूं कि मुझे पता है कि मुझे आपको समझाना है, मुझे खुद नहीं समझना। मुझे खुद समझना है तो मैं बहुत और टेक्निकल वर्ड, भारी भारी भरकम वर्ड यूज करूंगा और शॉर्ट टर्म में यूज करूंगा। मुझे तो नहीं समझना है, समझना आपको, तो इसमें मैं बहुत लेमन की भाषा में बात करता हूँ ताकि आपकी समझ में आ जाए। ठीक, तो आपने दूसरे वालों को समझाना है तो उसकी पहले प्रश्न कुंडली से आप जान सकते हो कि इंसान किस प्रश्न के लिए आया है। तो अपने आप से कार्ड निकाल कर देख लो पहले, कौन से कार्ड ज्यादा निकल कर आते हैं, तो बंदा वो इसी तरह के क्वेश्चन आपसे करेगा। वांस, वांस में क्या होता है? वांस का मतलब है छड़ी। और जब छड़ी में आपको दिखाऊंगा स्टिक, तो वो स्टिक एनिमेट है, जीवंत है, उसमें कलियां खिली हुई हैं। वो सूखी हुई छड़ी नहीं है कि सूख गई है पेड़ से ना, वो एनिमेट है, उसमें अभी जीवन है, फर्टिलिटी है उसके अंदर, उस छड़ी के अंदर, सूखी नहीं है पूरी वो। तो वांस, वांस क्या? पेड़, पेड़ से निकली है ना छड़ी। छड़ी कहां से निकली है? पेड़ से किसी। और पेड़ से क्या मिलता है हमें? पेड़ से हमें ऑक्सीजन मिलती है ना, एयर मिलती है हमें। और एयर का सीधा सीधा संबंध, ऑक्सीजन का सीधा सीधा संबंध होता है फायर एलिमेंट से, फायर से। क्योंकि आग कहां पर लगा सकते हैं? जहां पर ऑक्सीजन होगी वहां पर ही आग लग सकती है। आग की प्रेजेंस कहां पर होगी? जहां पर ऑक्सीजन है। बिना ऑक्सीजन के आप फायर को इग्नाइट नहीं कर सकते। ठीक है, जब आप वैक्यूम क्रिएट कर देते हो तो आग नहीं जलती वहां पर। तो इसका मतलब है फायर का सीधा सीधा रिलेशन किससे आता है? फायर कहां पर होगी? बिना ऑक्सीजन, बिना एयर के फायर प्रज्वलित नहीं हो सकती। तो इसका मतलब फायर का सीधा रिलेशन वान से होता है, क्योंकि वान एक पेड़ है, पेड़ की टहनी है, वहां से पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है, और ऑक्सीजन से ही आप फायर को इग्नाइट कर सकते हो। उसकी एब्सेंस में आप फायर को इग्नाइट नहीं कर सकते। तो ये मैं इसलिए कोरिलेट कर रहा हूं कि आपको याद रखे कि फायर क्यों है, कि क्यों वांस को फायर का रूप दिया, क्यों से कोरिलेट किया, ये मतलब। ठीक है, और वांस चिड़ी को रिप्रेजेंट करता है। चलो ये तो आगे यूज नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी आपको कोरिलेट करा रहा हूं मैं। वांस फायर को रिप्रेजेंट करती है। और फायर क्या है? जब आप फायर एलिमेंट को पढ़ते हैं वास्तु के अंदर, फायर इज ए क्रिएशन। वो हर चीज फायर से क्रिएट होती है, हर चीज।
इवन तक कि अगर आप कुछ भी चीज पैदा होती है तो समझे फायर एलिमेंट से पैदा होगी। दो इंसान जब मिलकर बच्चा पैदा करते हैं तो वहां भी फायर एनर्जी काम करती है। जब मुर्गी अंडा देती है तो मुर्गी अंडे को सेती है, यानी कि उसको एक प्रॉपर हीट देती है, तब वो अंडा फर्टाइल होता है, अंडा फूटता है और उसमें से बच्चा निकलता है। तो इसका मतलब किसी भी चीज को मैच्योर करने के लिए, है ना, कोई भी चीज क्रिएट करने के लिए हमें फायर एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो फायर का सीधा रिलेशन क्रिएशन से है, क्रिएशन से। तो फायर क्या बोलती है? फायर इज एग्रीकल्चर, फायर को रिप्रेजेंट करती है कोई वर्क, डायनेमिक एनर्जी, इंटरप्राइजेज, या मेनली क्रिएशन। अब खाना आपके मतलब सारा रॉ फूड आपके किचन के अंदर है, तो खा लोगे ऐसे ही? नहीं खा सकते। खाने को खाना लायक बनाना है तो कौन बनाता है? फायर एलिमेंट, आग। उसको आग पर पकाएंगे आप सब्जी को, ठीक है, तो खाने लायक बनेगी। आटे को ऐसे नहीं खा सकते आप, आटे को गूंदेंगे फिर अग्नि लगाएंगे तो रोटी बनेगी तो आप खाएंगे। तो इसका मतलब है किसी भी चीज को मैच्योर करने का काम, क्रिएट करने का काम क्या कर रहा है? फायर एनर्जी कर रही है। तो क्रिएशन फायर एलिमेंट से आता है। ध्यान रखना ये सारी चीजें आपको आगे काम आएंगी जब किसी का प्रोफेशन भी चूज करना है कि बंदा का प्रोफेशन क्या हो सकता है, तो यहीं से आपको क्लू मिलता है। ठीक है, फायर मतलब क्रिएशन, क्रिएशन मतलब कुछ क्रिएट करना। तो कोई इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, तो यही लोग बनते हैं जो कुछ क्रिएट करते हैं। आगे सोर्स, सोर्स के कार्ड स्पीड यानी कि हुक्म को रिप्रेजेंट करते हैं, और सोर्स के कार्ड एलिमेंट के अंदर एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। सोर्स क्या मतलब क्या? तलवारें। तलवारें कहाँ लहराई जाती हैं? तलवार हवा में लहराते हो, हवा में लहराते हो ना तार। हवा क्या? एयर। तो इसका मतलब है सोर्स एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है। और सोर्स का मतलब क्या है? तलवार, तलवार खिंच जाना, तलवार चल जाना। तो कोई अच्छी चीज तो नहीं है कि भाई उसके मेरे बीच में तलवार खिंच गई है। ठीक है, तलवार क्या करती है? काटती है, चीजों को काटती है। ठीक है, तो काटना मतलब क्या है? अलग कर देना। तो सोर्स के कार्ड को ज्यादा अच्छे कार्ड नहीं माने जाते। जब भी सोर्स के कार्ड निकल कर आएंगे, सामने वाला क्या पूछने वाला है? स्ट्राइक, कोई झगड़ा, एग्रेशन, स्ट्रेस, टेंशन, वायलेशन, मतलब किसी ना कोई इशू खड़ा हुआ है उसके, कोई लिटिगेशन हो सकता है, कोई टेंशन में है, कोई झगड़ा हो गया है, कोई प्रॉपर्टी फंसी हुई है, कुछ ना कुछ लिटिगेशन, एग्रेशन, झगड़ा, स्ट्राइक, वही सब चीजें हैं। तो सोर्स के कार्ड, सोर्स क्या? तलवार, तलवार खिंच जाना, तलवार से काट देना, कोई अच्छा चीज तो है नहीं। तो मतलब ये है कि तलवार खिंची हुई है आपकी किसी के साथ, तो ये स्ट्रेस हो सकती है, टेंशन हो सकती है, एग्रेशन हो सकता है, कुछ ना कुछ इस तरह की चीजें सामने वाला पूछती हैं। तो ये मतलब है। ठीक। इन एंशियंट टाइम मोस्ट पीपल डिड नॉट रीड और राइट। तो जब ये कार्ड डिजाइन किए, मतलब बेशक किसी गेम के रूप में थे पहले, हो सकता है वो इसी गेम से वो पहले अपना कुछ ना कुछ जानते रहे हो। तो इनसे इन एंशियंट टाइम मोस्ट पीपल डिड नॉट रीड और राइट, तो पहले पता है सब पढ़े लिखे तो होते नहीं थे, लेकिन सिंबल्स आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ वर्ड्स टू कन्वे द इंफॉर्मेशन। तो अभी भी बहुत सारी संस्कृति ऐसी है जहां पर सिंबल्स की रूप में बात की जाती है। आज ले लो आप, आज के एरा में भी जब आप ट्रैफिक नियम सीखते हो तो वहां लिखा नहीं होता रेड लाइट पर रुकिए, वेट कीजिए, अब चलिए, लिखा होता है? नहीं, वहां सिंबल्स है। क्या सिंबल है? रेड कलर का सिंबल। इसका मतलब है रुक जाइए। ऑरेंज आती है तो क्या मतलब है? ठहर जाइए। वहां तो स्टॉप करना है, वहां जज करना है कि रुकना है या चलना है। और ग्रीन का मतलब क्या होता है? ग्रीन लाइट जैसे ही तो क्या हुआ? चलिए। इस तरह के जब आप कोई टेस्ट देने जाते हैं, ड्राइविंग टेस्ट, तो वहां पर भी आपके रेलवे क्रॉसिंग है, आगे टी पॉइंट है, आगे ऊंचाई है, चढ़ाई है, निचाई है, ठीक है, आगे क्या है? आगे रोड क्लोज है, यहाँ पार्किंग नहीं कर सकते, लिखा नहीं होता। आपको कैसे पता लगता है? वहां सिंबल्स हैं। सिंबल्स के रूप में, वर्ड को सिंबल्स के रूप में आपने याद करते हो, टेस्ट पास करते हो, तब आपका ड्राइविंग टेस्ट में आप पास होते हो, आपको लाइसेंस मिलता है। तो आज भी हम कुछ जगह इंस्टेड ऑफ वर्ड्स हम सिंबल्स का यूज करते हैं। ट्रैफिक सिस्टम पूरा सिंबल पे चल रहा है। ठीक है, तो आज के उसमें हम बहुत सारे वर्ड्स पे आ गए हैं, सिंबल्स कम हो गए हैं, लेकिन प्राचीन टाइम में वो लोग सिंबल्स की लैंग्वेज में बात किया करते थे। अपनी जो इंफॉर्मेशन देनी है ना एक दूसरे को, सिंबल्स फॉर्म में दिया करते थे। थस ए कॉमन लैंग्वेज ऑफ सिंबल। Thus, a common language of symbol based on mystical symbol taken from many culture was developed and put into the card. तो इस तरह से बहुत सारे सिंबल इन कार्ड्स में डाल दिए गए हैं, उनके एक मतलब निकल कर आते हैं। द की वाज रिमेन ए सीक्रेट नॉलेज दैट वाज एक्सक्लूसिवली ट्रांसमिट बाय वर्ड ऑफ माउथ फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। तो ये कार्ड तो चलते हो आगे,
16th सेंचुरी 14th सेंचुरी से, लेकिन मतलब नहीं समझाया किसी ने। मतलब तो माउथ टू माउथ, क्योंकि लिटरेचर कोई लिख के नहीं गया। ये बता दूं आपको, लिटरेचर नहीं है कोई इसका प्राचीन कि 14th सेंचुरी में कोई लिटरेचर मिलता है ना, कोई लिटरेचर नहीं मिलता। ये कार्ड प्रिंट होते रहे, हाथ से डिजाइन होके आगे आते रहे, लेकिन कोई ऑथेंटिक लिटरेचर नहीं मिला। लिटरेचर यही था कि मैंने किसी को बताया, मेरे गुरु ने किसी सीखा, उन्होंने किसी सीखा, उन्होंने किसी सीखा, पहले ऐसे चलता चलता आया। ये तो अभी कुछ सालों से, समझ लो 100 साल से 50 साल से आप समझ लो कुछ लिटरेचर आना शुरू हुआ है, लेकिन पहले माउथ टू माउथ इसकी पब्लिसिटी होती थी। प्रिंट लोग डिजाइन करते हैं, आगे देते हैं, लेकिन जो इसके मतलब क्या है, कार्ड के कौन से सिंबल हैं, वो किसी ने बताया, वो माउथ टू माउथ आगे कन्वे हुए हैं। ओके, आगे है इंट्रोडक्शन टैरेट, तो वही चला आ रहा है हमारा। मेजर रखना कार्ड्स डील विद स्पिरिचुअल और साइकोलॉजिकल चेंजेस और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स। तो जो मेजर रखना के कार्ड्स हैं, जो 22 कार्ड हम आपको अभी डिस्कस करेंगे, वो कहीं ना कहीं किसको दिखाते हैं, डील्स विद स्पिरिचुअल और साइकोलॉजिकल चेंजेस और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स को दिखाते हैं, मतलब आपके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स को दिखा रहे हैं वो। माइनर रखना कार्ड्स इंडिकेट ऑफ डेली एक्टिविटी, मुंडेन इवेंट्स, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस एंड ऑन और पीपल। तो माइनर रखना के कार्ड्स क्या दिखा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं कि आपकी डेली एक्टिविटी में जो आप काम करते हो। देखिए आपके जीवन में बहुत तरह के इवेंट्स होते हैं। एक तो इवेंट होते हैं भाई लाइफ टाइम, वो याद रहते हैं आपको, मेजर इवेंट जिसको बोलते हैं। एक होते हैं डेली एक्टिविटी, जो आपके काम हो रहे हैं, डेली लाइफ के काम है वो कर रहे हैं। तो ये भी एक गाइडलाइन है, ये भी कोई रूल नहीं बना रहे हम, क्योंकि मैं किसी को बांधता नहीं हूँ अपने स्टूडेंट को, लेकिन आपकी मर्जी है। हमने ये बांधा हुआ है कि मेजर रखना के कार्ड जब भी निकल कर आएंगे, इसका मतलब है वो कार्ड आपके लाइफ में मेजर चेंजेस है ना, मेजर चेंजेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कुछ मेजर इवेंट दिखा रहे हैं आपकी लाइफ में होने वाला है। अच्छा है बुरा कुछ भी, वो तो कार्ड डिपेंड करेगा, या हमारी उस टाइम क्या साइकिल आती है, वो तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा, अच्छा होगा बुरा होगा। लेकिन इन जनरल मेजर रखना के कार्ड्स एक लाइफ के मेजर इवेंट को, या ऐसा इवेंट जो आपको यादगार रहे, मेजर इवेंट, कोई इंपॉर्टेंट इवेंट आपकी लाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं। और माइनर रखना के कार्ड डेली लाइफ के इवेंट जो हम करते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जरूर नहीं है, आप इसको वाइस एंड वर्सा उल्टा भी कर सकते हो। जैसा आप करेंगे डिवाइन आपको उसी की लैंग्वेज में आपको आंसर देना शुरू करेगी। तो इस तरह के मेजर रखना कार्ड्स हैं 22। आपको पिक्चर क्लियर नहीं नजर आ रही, कोई बात नहीं, आगे हम एक एक कार्ड को पढ़ेंगे तब नजर आएगा। तो 22 कार्ड है, 0 नंबर से शुरुआत होती है कार्ड की। ये पहला कार्ड है मेजर रखना का, द फूल। और लास्ट कार्ड है 21 कार्ड, क्योंकि हमने 0 से स्टार्ट किया है, तो वो है द वर्ल्ड कार्ड। तो हम एक एक कार्ड के मीनिंग अभी आगे पढ़ने वाले हैं कि एक एक कार्ड के क्या मीनिंग होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला कार्ड है जो हम शुरुआत करते हैं आज, 1 या 2 कार्ड हम करते हैं, फिर अब आज इतना करेंगे, फिर हम कल से, क्योंकि अभी लॉकडाउन भी है तो कुछ निकलने, भैया आपने जो दिल्ली से हैं वो भी सामान वामान ले आओ, मुझे भी कुछ मेरा सामान रह गया है, तो मुझे भी लगेगा, ठीक है। फिर थोड़ा सा इंटरेक्शन आपके साथ करेंगे तो फिर वो टाइम हो ही जाएगा। तो पहला कार्ड हम करते हैं द फूल। द फूल मैं बता चुका हूँ आपको, लेकिन इस तरह की स्लाइड्स आपको मिलेंगी कि मैं जिन्होंने यहाँ से लेना है वो तो ले मिल ही जाएंगे आपको, क्योंकि स्लाइड्स में एज इट इज आपका भेजने वाला हूँ, रिकॉर्डिंग आपका मिलने वाली है। तो जो मैं चीजें बोल रहा हूँ जो यहाँ नहीं लिखी, तो मेरी रिकॉर्डिंग सुनकर दोबारा से आप उनको नोट डाउन बाद में करेंगे। जब मैं पढ़ा रहा हूँ सिर्फ मेरे पे फोकस करना है, आपने कुछ पेन पेपर कुछ नहीं रखना, अभी जब मैं बोलूंगा तब रखना है, कुछ नहीं। आप मेरे को ध्यान से सुनिए, चीजों को समझिए, मैं कैसे रीड करा रहा हूँ, मैं कैसे कार्ड को पढ़ता हूँ, मेरा तरीका क्या है, उसको कैप्चर करने की कोशिश कीजिए, उसको समझिए, ठीक है। कुछ नहीं लिखना आपने, क्योंकि रिकॉर्डिंग आपको मिल रही है, स्लाइड एज इट इज आपको मिल रही है, कोई फोटो खींचने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, सारी चीजें मैं अपनी तरफ से आपको दे रहा हूँ, ठीक है। और रिकॉर्डिंग सुनकर बाद में जो मैं चीजें बोल रहा हूँ, अगर आपको और चीजें चाहिए तो वहां से आप नोट डाउन कर सकते हो, रिकॉर्डिंग सुनकर, अभी नहीं करना, क्योंकि पता लगे मैं बोल रहा हूँ आप लिखने बैठ के 10 चीजें आप मिस कर जाएंगे, मैं तो इतनी जल्दी जल्दी बोलता हूँ। तो पहला कार्ड है दाफूल। दाफूल में आपको मैं इलाबोरेट करके बता चुका हूँ, इसके और मतलब क्या निकलते हैं। ये कार्ड बिगिनिंग को दिखाता है, कोई भी चीज आरंभ हो रही है, बिगिनिंग बताया था क्यों, क्योंकि 0 नंबर और ये सन और ये ट्रैवलिंग स्टार्ट हो रही है, तो कुछ बिगिनिंग के लिए स्टार्ट हो रहा है कार्ड। स्पॉन्टेनिटी, सहजता का कार्ड है, मतलब एक होता है बिल्कुल सहज, क्योंकि एनवायरमेंट देखिए, एनवायरमेंट कितना कूल एनवायरमेंट है, तो सहज है कार्ड के अंदर, ठीक है, स्पॉन्टेनिटी है। फेथ का कार्ड है ये, विश्वास। देखिए क्यों फेथ का कार्ड भी है, तो ऊपर खड़ा हुआ है, देखिए एज पर खड़ा है, ऊपर देख रहा है, गिर सकता है, मूवमेंट में है, लेकिन ये कार्ड फेथ का कार्ड है, इसको पता है मैं गिरूंगा नहीं, कोई बचा लेगा मुझे। देख क्या कोई डिवाइन पे इतना फेथ करता है,
कि भगवान राम का नाम ले रहा है, किसका नाम ले रहा है, किसी गुरु का नाम लेता है, हो सकता है ले रहा हो, उसको फेथ है तो ये कार्ड फेथ भी दिखाता है। इनोसेंसी का कार्ड है, मासूमियत। देखिए कार्ड में मासूमियत ही नजर आती है। मासूमियत दो तरह से मासूम है कि भाई ऊपर खड़ा है, गिर सकता है, लेकिन इसका ध्यान नहीं है, मासूम है। दूसरा द फूल है कार्ड का मतलब, तो ये कार्ड मासूमियत को भी दिखाता है, मासूम है, सरल है, बेगुनाह भी दिखाता है कार्ड, ठीक है। क्योंकि इसका जेस्चर पोस्चर आप देखते हैं ना, जैसे उतना एक नॉर्मल इंसान, एक साफ सुथरा इंसान को जेस्चर पोस्चर को देखेगा ध्यान से, जब कार्ड आपके आ जाएंगे उसका फेस देखिएगा, इनोसेंसी वाला फेस नजर आता है इसका, ठीक है। तो कार्ड मासूम का कार्ड है। टास्क विद लिटिल और नॉन नॉलेज, तो आप एक ऐसा काम करने के निकले हैं, क्योंकि कार्ड के नाम से हमें पता लगा कि कार्ड का नाम बता रहा है फूल। फूल का मतलब यही होता है या तो आपको कम नॉलेज है या बिल्कुल नॉलेज नहीं। तो कोई ऐसा काम करने के लिए आप निकले हो, क्योंकि निकल पड़े हो आप घर से, घर ये है, ट्रैवलिंग स्टार्ट हो गई है, तो निकल पड़े हो क्या, ऐसे काम के लिए जिसके आपको या तो कम नॉलेज है या बिल्कुल भी आप नॉलेज नहीं रखते। रिस्क टेकिंग, आप रिस्क टेकिंग उठा सकते हो, ठीक है। क्यों दिख रहा है यहाँ पर, आप रिस्क उठा रहे हो, ऊपर देख रहे हो, एज पर खड़े हो, फिर भी चल रहे हो, तो रिस्क भी उठा रहे हो। न्यू एडवेंचरस, कोई साहसिक काम कर सकते हो, साहसिक काम है ना, एज पूरे चढ़ गए हो आप, क्लिफ पर खड़े हो, फिर भी चले जा रहे हो, तो साहसिक यानी कि जज्बा है आप में। एपरेंट फोली, स्पष्ट मूर्ख भी हो आप, मूर्खता का कार्ड भी है ये। अब पता है एज पर खड़े हो यार, ये आगा कर रहा है फिर भी नहीं ध्यान दे रहे आप, तो मूर्ख ही कहेंगे ना। गोइंग योर ओन वे, अपने रास्ते चलना है, कहना है मस्ती में चले जाना। इस तरह के बहुत सारे राज कपूर के गाने भी हैं, उसने झोला टांगा हुआ है ना, मस्ती में गाना गाता हुआ जा रहा है, तो क्या अपनी मस्ती में चल रहा है। तो कार्ड का मतलब ये भी है, अपनी मस्ती में चलने का कार्ड भी है। अब इतने सारे मतलब यहाँ लिखे हैं, कुछ हमने बताए हैं, अब निकलेगा क्या, क्या बोलेंगे, आपको 2 लेक्चर के बाद मैं बताऊंगा कि रीडिंग आती कैसे है, ये रीडिंग कैसे आती है, तो आप फिर बाद में सीखेंगे, ठीक है। तो एक कार्ड के इतने सारे मतलब हो सकते हैं, कुछ मैंने कलर के मतलब बताए, जीरो का मतलब बताया, ठीक है। और डिफरेंट डिफरेंट जैसे जैसे कार्ड आगे बढ़ते जाएंगे या कार्ड बाद में आएंगे तो इनके मतलब और हम सीखेंगे। दूसरे नंबर का कार्ड है द मैजिशियन। ये मेजर अखना की सेट ले रहे हैं हम, मेजर अखना के 22 कार्ड हैं, उसमें मेजर अखना के कार्ड लिए हैं, मेजर अखना के कार्ड हम कर रहे हैं। उसमें पहला कार्ड हमने द फूल कार्ड सीखा अभी, मेजर अखना का दूसरा कार्ड है द मैजिशियन। कार्ड के ऊपर न्यूमेरिकल वैल्यू है 1। 1 क्या दिखाता है, 1 रिप्रेजेंट करता है सन को। अब ये भी आप नोट करते रहना, अगर आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं है तो आप हर वर्ड में मेरी सुनना, बाद में रिकॉर्डिंग, तो आप वहां से नोट करते रहना कि मैंने बोला 1 1 क्या होता है, सूर्य। सूर्य की क्या क्वालिटी है, मैं बोलूंगा 5-7 क्वालिटी, तो आपने नोट करनी है। तो आप ऐसे से अपने नोट्स को खुद बना सकते हो। जितने आप नोट्स खुद बनाएंगे पढ़ पढ़कर, सुनकर, उतनी आपकी चीजें पक्की हो जाएंगी। कार्ड का नाम है द मैजिशियन कार्ड। कार्ड सेकंड नंबर का कार्ड है, कार्ड का न्यूमेरिकल वैल्यू है 1। इसका नाम है मैजिशियन। मैजिशियन क्या, जादूगर। जादूगर आपको पता है क्या होता है, किसी बोलो भाई जादूगर क्या होता है, जादूगर होता है भाई जादू दिखाने वाला, जो चीज नहीं है वो भी ला देगा, है ना, कुछ से कुछ चीज बना सकता है। अभी कबूतर रखोगे तो बिल्ली बना देगा, एक रखोगे तो उसको डबल कर देगा, 2 है तो उसको 0 कर देगा, ये करता है ना जादूगर। तो इसका मतलब ये है, ये सबसे स्ट्रॉन्ग कार्ड है। क्यों स्ट्रॉन्ग कार्ड है आपको बाद में पता लगेगा, लेकिन थोड़ा मैं क्लू दे रहा हूँ। पहली बात तो देखिए, जो 5 एलिमेंट, 4 एलिमेंट मैंने बताए हैं माइनर अरकना के कार्ड्स, 4 एलिमेंट होते हैं ना, 4 एलिमेंट क्या है, पेंटाकल। ये देखिए इसके पास पेंटाकल है, मतलब ये ऐसा जादूगर है, ये ऐसा इंसान है, इसके पास सारी चीजें हैं, सारे एलिमेंट है। इसका मतलब एलिमेंट नहीं है, ये फोर्स है इसके पास, टैलेंट है, नॉलेज है, कुछ भी हो सकते हैं ये, सब कुछ है इसके पास। और जिसके पास सब कुछ है वो कुछ भी कर सकता है, जिसके पास सब कुछ है वो कुछ भी कर सकता है। इसके पास पेंटाकल है, पेंटाकल का मनी मैटर, पैसा। कप, इमोशंस है इसके पास। सोर्ट्स, जज्बा है, तलवार से क्या आता है, इंसान का जज्बा आता है लड़ने झगड़ने का। और वांस क्या है, क्रिएशन, क्रिएटिव पावर है इसके पास। तो इसके मतलब है सारे सारे टूल इस इंसान के पास हैं, तो वाकई में जादूगर है, कुछ भी कर सकता है। तो कार्ड पॉजिटिव है ना, कुछ भी करवा लो इससे। अब कार्ड पॉजिटिव क्यों बोला मैंने, कार्ड का जेस्चर पोस्चर देखो आप, कार्ड में सबसे पहले कलर देखो, कार्ड का नंबर देखो 1। 1 नंबर क्या, सूर्य। सूर्य, सूर्य क्या है, इंडिपेंडेंट। सूर्य क्या, राजा है। सूर्य इंडिपेंडेंट है। सूर्य क्या, इनिशिएट करता है, ठीक है। ये सारी चीजें क्वालिटी है। सूर्य क्या, इंडिपेंडेंट खड़ा हो सकता है, तो इंडिपेंडेंट खड़ा है। देखिए कार्ड में जो सबसे ज्यादा कलर नजर आ रहा है, देखिए क्या है, पीछे येलो कलर है, बैकग्राउंड क्या है, येलो कलर। येलो क्या बताया, जुपिटर। जुपिटर क्या है, ग्रोथ। और जुपिटर एक सात्विक प्लेनेट है, शुभ प्लेनेट। और जो शुभ प्लेनेट होता है वो शुभता को बढ़ाता है, तो इसका मतलब ये कार्ड एक शुभता को बढ़ा रहा है। प्योर येलो कलर, येलो कलर ग्रोथ का बताया हमने। जुपिटर, जुपिटर क्या, सोसाइटी, एसेप्टेड नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी। गुरु,
तो इसके बैक में गुरु है इधर से येलो कलर। और अगर कार्ड को आप देखते हैं तो जिस कार्ड के अंदर वनस्पति यानी कि नेचर नजर आ जाए, नेचर क्या होती है? पेड़ पौधे, फूल, फल, ये नेचर है, ये आपने क्रिएट नहीं की, नेचर ने हमें दी है। तो जिस कार्ड के अंदर इन जनरल पेड़ पौधे, फूल, फल, पत्तियां, है ना, पार्क, ये नजर आ जाए, इसका मतलब कार्ड के अंदर फर्टिलिटी है, क्योंकि ये फर्टिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, फर्टिलिटी, प्रॉस्पेरिटी को रिप्रेजेंट करता है वो कार्ड। इन्हीं से प्रॉस्पेरिटी आती है जो नेचर देती है। रुपए पैसा प्रॉस्पेरिटी नहीं होता। नेचर आपको अगर सब कुछ दे रही है तो वो प्रॉस्पेरिटी है। तो नेचर क्या देती है? पेड़ पौधे, फल, फ्रूट, ये सब नेचर देती है। अब इस कार्ड में आप देखिए, इस कार्ड में क्या देखिए, यहाँ पर लटाएं निकली हुई है। इसको आप एलोबरेट करके देखेंगे कार्ड को तो आपको पता लगेगा। ठीक है, ये पेड़ पौधे, एक बेल लटक रही है, इस बेल पे आप देखेंगे कुछ फ्रूट, ये देखिए कुछ फल लगे हुए हैं। ये ध्यान से आप कार्ड को देखेंगे तो आपको नजर आएगा। ठीक है, फ्रूट टाइप नजर आ रहे हैं यहाँ पर। तो इसका मतलब है ये बेल क्या दिखा रही है? फर्टिलिटी को शो कर रही है। फर्टिलिटी मतलब होता है कुछ भी चीज उग जाना, कुछ भी चीज उग जाना। पेड़ पौधे क्या हमें बहुत कुछ देते हैं, तो इसका मतलब है इस कार्ड में फर्टिलिटी है, फल फ्रूट लगे हुए हैं, तो कार्ड के अंदर बहुत सारी फर्टिलिटी। यहाँ पर आगे देखिए, देखिए रंग बिरंगे फूल उगे हुए हैं, रंग बिरंगी पत्तियां उगी हुई हैं, तो इसका मतलब है ये कार्ड में नेचर बड़ी जबरदस्त है। यहाँ ऊपर नेचर, यहाँ पर नेचर, नेचर ने पूरे कार्ड में फर्टिलिटी, प्रॉस्पेरिटी डाली हुई है इस कार्ड के अंदर। कार्ड में आप और देखते हैं, कार्ड में क्या है, एक इन्फिनिटी सिंबल बना हुआ है। जब इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें से ऑरा निकल रहा है, शेडो बनी हुई है इसके ऊपर, ऑरा, इसको बोलते हैं इन्फिनिटी, इसको बोलते हैं कॉस्मिक लेमनिस्केट। इस सिंबल का नाम है कॉस्मिक लेमनिस्केट। ये ईश्वरीय सिंबल है, ये डिवाइन सिंबल है। इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मतलब डिवाइन, डिवाइन सिंबल इसके हेड के ऊपर है। इसका मतलब है इसके ऊपर, हेड के ऊपर ये सिंबल होने का मतलब है कोई डिवाइन फोर्स इसके साथ लगी हुई है। इसके हाथ में क्या है? इसके हाथ में एक वॉन्च है, जैसे मैजिशियन के हाथ में एक स्टिक होती है ना, वो कुछ से कुछ बना देता है, कुछ मंत्र पढ़ता है और कुछ कुछ भी बना देता है। तो इसके मतलब है ये देखिए एक वॉन्च है। इस वॉन्च को भी आप ध्यान से देखते हैं तो आगे देखिए लो सी निकली हुई है। अगर इसको ध्यान से देखो, इसको एज को, इस यहाँ पर एज को देखो तो एक ट्राइंगल शेप में कुछ चीज निकली हुई है, ट्राइंगल शेप बनी हुई है। ये आगे ट्राइंगल शेप भी फायर एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है, फायर एनर्जी। और फायर क्या? क्रिएशन। तो इस वॉन्च में क्रिएटिव एनर्जी है। जैसे जादूगर के पास एक जादुई छड़ी होती है ना, तो कुछ भी घुमाएगा कुछ भी कर देगा, तो इसके पास एक टूल है। इसका मतलब ये एक ऐसा जादूगर है, छड़ी घुमाएगा कुछ भी काम हो जाएगा। और ये ऐसा भी हो रहा है, डिवाइन से कुछ मांग रहा है, और ये देखिए हाथ ऊपर की तरफ है, डिवाइन से कुछ मांगा, क्रिएट करके उसको मैनिफेस्ट किया नीचे की तरफ। ठीक है, मतलब इसमें ये पावर है, यहां से कुछ मांगेगा क्रिएट करके धरातल पर, ये देखो उंगली नीचे की तरफ है, जब ग्राउंड लेवल पर चीजें निकालेगा तो कुछ भी बना सकता है। इतनी पावर है इसके अंदर। तो कोई भी चीज ईश्वर से, डिवाइन से लेकर मैनिफेस्ट कर सकता है ग्राउंड तक, इतनी पावर है इसके। क्यों? क्योंकि इसके पास सारे टूल है। इसके पास कॉस्मिक लेमनिस्केट है, ईश्वरीय ऊर्जा है इसके पास, इसके पास नेचर है, इसके पास जुपिटर की पीछे बैकग्राउंड में शक्ति है, तो कुछ भी कर सकता है। दूसरा, एक कार्ड पीस लविंग है इंसान। क्यों? क्योंकि अंदर देखिए पूरा व्हाइट, नीचे ऊपर व्हाइट, नीचे व्हाइट। ठीक है, पूरा व्हाइट, इसका मतलब पीस लविंग है। माथे पर भी देखिए व्हाइट कलर की पट्टी है, तो इसका मतलब ये पीस लविंग इंसान है। जैसा कार्ड वैसे ही सामने पूछने वाला। ये कार्ड सामने वाले को रीड कर रहे हैं, हम कार्ड को रीड नहीं कर रहे इस टाइम, सामने वाले को रीड कर रहे हैं। या सामने वाला क्या चाह रहा है, सामने वाले के दिल दिमाग में क्या है, सामने का ऑरा क्या है, सामने वाले की लाइफ में क्या चीज चल रही है, सामने वाले ने जो क्वेश्चन पूछा है इससे आंसर निकल कर आएगा। ठीक है, ये मतलब होता है कार्ड को पहचानो पहले। फिर इसने ऊपर क्या रेड कलर पहना हुआ है। रेड कलर किसको रिप्रेजेंट करता है? मार्स को। मार्स इज योर फिजिकल एनर्जी। तो इसका मतलब है अंदर से पीस लविंग है, लेकिन वे मार्स की फायर है इसके पास। मंगल क्या करता है? मंगल आपको वो फिजिकल स्ट्रेंथ देता है जिससे आप कभी नहीं हार मानते। इसका मतलब जिसकी कुंडली में मंगल स्ट्रॉन्ग होता है वो कभी गिव अप नहीं करता, वो कभी हार नहीं मानता। उसमें फिजिकल एनर्जी है, फोर्स है, लड़ने की, मरने की, जज्बा है उसके अंदर, कुछ कर दिखाने का। तो इसका मतलब है ये अंदर से पीस लविंग है, डिवाइन से लेता है। और उसको मंगल इज फायर। फायर आल्सो क्या, फायर को क्या बोलते हैं? क्रिएटिव एनर्जी। तो किसी भी चीज को क्रिएट कर सकता है क्योंकि मंगल इसके साथ है, ऊपर से मंगल ओढ़ रखा है। इसका हेड और ध्यान से देखते हैं, कभी कार्ड को देखना तो बिल्कुल स्टेबल है, ना नीचे की तरफ है ना ऊपर की तरफ है, यानी कि ये कार्ड
स्टेबिलिटी की, जब आप बिल्कुल हेड टू हेड किसी से बात करते हैं ना तो एक इक्वल लेवल पे बात करते हो आप, वरना किसी ऑफिसर से बात करोगे तो आंखों में आंखें नहीं डालोगे आप, थोड़ा आप आंखें नीचे नीचे नजर करके बात करोगे। जब कभी अपने से छोटे से बात करोगे तो ऊपर उठ के बात करोगे, हाँ भी बोल, ऐसे बोलते हैं, हाँ भी बोल, ऐसे बोलते हैं ना, हाँ भी बोल, क्या काम है। लेकिन किसी गुरु के पास जाते हैं, किसी बड़े के पास जाते हैं तो आप नीचे, सर कुछ पूछना था, ऐसे बोलते हैं ना। लेकिन जब इक्वली की बात करते हो तो मैन टू मैन, आईज टू आई, हेड टू हेड बात करते हो, वो होता है बैलेंस। तो ये भी क्या है, कार्ड बैलेंस को शो कर रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट हेड है इसका। ये कार्ड बैलेंसिंग को वैसे भी दिखाता है, देखिए एक हाथ ऊपर है एक हाथ नीचे है, तो ये भी तो बैलेंस कर रहा है। दोनों हाथ ऊपर होते तो अनस्टेबिलिटी आती, एक हाथ ऊपर है तो एक हाथ नीचे, बैलेंस है। सामने बिल्कुल देख रहा है तो बैलेंस है। अंदर व्हाइट है बाहर रेड है, तो ये भी बैलेंस दिखा रहा है। सारे टूल है इसके पास, जुपिटर है, कॉस्मिक लेमिनिस्केट है, सूर्य की पावर है, फर्टिलिटी है, तो कार्ड कितना पॉजिटिव, ठीक, कार्ड बहुत पॉजिटिव। तो कार्ड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉर्पोरेट या पॉलिटिकल लीडरशिप को। कॉर्पोरेट क्यों बोला, कॉर्पोरेट मतलब कोई कॉर्पोरेट का बंदा है, एग्जीक्यूटिव बंदा है, कॉर्पोरेट लेवल का बंदा है। कॉर्पोरेट में क्या है, सब कुछ जिसके पास टूल है। पॉलिटिकल क्या, कोई लीडर हो सकता है, कोई जिसके पास पावर है, कोई मान लिया आपके एरिया का एमएलए है, एमपी है, कोई कैबिनेट मिनिस्टर है, उसके पास सारी पावर है ना अपनी मिनिस्ट्री की, तो ऐसी इसके पास सारी पावर्स हैं। तो ये कार्ड पॉलिटिकल लीडरशिप को दिखाता है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है ये कार्ड। डिसीजन मेकर है ये डिसीजन मेकिंग कर सकता है आराम से, तो निर्णय लेने की शक्ति है इस कार्ड के अंदर। एग्जीक्यूटिव एबिलिटी, एग्जीक्यूटिव वर्ड ऐसे यूज नहीं करते, एग्जीक्यूटिव का मतलब एक स्पेशल पावर है आपके अंदर, तभी बोलते हैं ये एग्जीक्यूटिव है बंदा, एग्जीक्यूटिव पोस्ट पर चले गए हो आप, तो इसका मतलब है आप, आपके पास पावर्स आ गई हैं। नीचे वाले सी डी के पास पावर नहीं आती, जब आप एग्जीक्यूटिव लेवल पहुंचते हो तब आपके पावर्स आती हैं। तो इसके बाद तो सारी पावर्स हैं, पेंटाकल की पावर है, कप की पावर, सूट की पावर, वॉन्ड्स की पावर, कॉस्मिक पावर, नेचर की पावर, मैजिकल वॉन्ड्स इसके पास है, तो सारी पावर है इसके। तो इसका मतलब एग्जीक्यूटिव एबिलिटी है इसके अंदर। विल है इस कार्ड के अंदर, पावर है, इच्छा शक्ति है इसके पास। मास्टरी है, जब आपकी किसी चीज में मास्टरी आती है ना तो आपका यही हाल होता है, मतलब आप कॉन्फिडेंट होते हो, आपको लगता है कोई डिवाइन मेरे साथ है, मेरे पास सारे टूल हैं। जब किसी में मास्टरी होती है, मतलब कुकिंग में मास्टरी होगी, आपकी टैरो में मास्टरी होगी, तो आप पे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, तो इस तरह आप खड़े मिलोगे आप जब आपकी मास्टरी होती है। तो इसका मतलब है इसको मास्टरी है, किसी का आधिपत्य है, ये हासिल कर चुका है। सेल्फ कॉन्फिडेंस का कार्ड है, कॉन्फिडेंस तो अपने आप ही आएगा क्योंकि सारे टूल है आपके पास, ईश्वरीय शक्ति आपके पास लगी हुई है, मैजिकल वॉन्ड आपके पास है, नेचर आपके साथ है, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस का कार्ड है, कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है आपके अंदर जब सारे टूल आपके पास होते हैं। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस दिखाता है ये कार्ड। कॉन्शियस अवेयरनेस, आपके पास कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, सुपर कॉन्शियस, तीन तरह के दिमाग होते हैं आपके पास। कॉन्शियस मतलब आपको पता है मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास क्या क्या टूल है, ये होते हैं कॉन्शियस अवेयरनेस। सबकॉन्शियस माइंड अलग होता है, वो भी कभी डिस्कस करेंगे। कॉन्शियस अवेयरनेस मतलब चैतन्य है आप, आपको पता है कि मैं, मेरे पास कौन से टूल है, मैं क्या कर रहा हूँ, आपको समझ है। और कंसंट्रेशन, एकाग्रता का कार्ड है कंसंट्रेशन, देखिए कितना अच्छी कंसंट्रेशन है इसके बाद, तो ये कार्ड इसको रिप्रेजेंट करता है। चलो जी, आज यहीं तक ही, और जो आपने कुछ पूछना है तो हम आपसे डिस्कस करें बात साथ। आप कोई भी एक एक करके कार्ड आप पूछ सकते हो। तो इस तरह से हम पहले 78 के 78 कार्ड्स का मतलब जानेंगे, उसके बाद 1 कार्ड 2 कार्ड पे वो डिफरेंट रीडिंग वो सब चीज सीखेंगे। यस एनीवन? हाँ जी, किसी ने कुछ पूछना है? कोई भी अपने आप के अनम्यूट करके पूछ सकता है, कुछ पूछना है। वैसे तो कुछ अभी पढ़ाया नहीं हमने, लेकिन फिर भी कुछ इंटरेस्टिंग करना है तो 5 मिनट के लिए हम कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग आप मिल जाएगी। सर मेरे को एक क्वेश्चन। हाँ हाँ करिए, बोलो। सर मेरे को ये क्वेश्चन ये पूछना था कि सर इसमें मार्केट में बहुत टाइप के डेक्स रहते हैं, हाँ। तो सर इनका क्या अलग अलग कुछ यूज रहता है या पर्टिकुलर एक डेक किसी एक चीज के लिए होता है? नहीं नहीं, आप समझिए, राइडर वेट टैरो डेक लेंगे तो लगभग सारे एक जैसे मिलेंगे आपको, उसमें थोड़ा 19-20 कलर का डिफरेंशिएट आ सकता है, कुछ छोटे बड़े कार्ड हो सकते हैं, लेकिन मिलेंगे सारे एक जैसे। राइडर वेट खरीदोगे तो राइडर वेट ही मिलेंगे, ठीक है। और उनको आगे कैसे इंटरप्रेट करना है वो आगे सीखेंगे। राइडर वेट मतलब राइडर वेट, सभी में ये सारी चीज मिलेंगी। कुछ में कलर 19-20 डिफरेंस मिल सकते हैं, जैसे मेरा पूरा येलो था, हो सकता है आपका कुछ येलो थोड़ा फीका हो, ये मतलब हो सकता है। लेकिन राइडर वेट मतलब राइडर वेट, ओरिजिनल राइडर वेट लेंगे तो कलर यही मिलेंगे आपको, ठीक है। हाँ जी, और कोई? सर मैंने डीलर से पता किया था, उसने पता कि राइडर वेट यूके एडिशन वाला रखा है, वो बिग कार्ड वाला, तो ठीक रहेगा?
मैं समझ नहीं पाया सर, आपकी ना आवाज एक तो क्लियर नहीं आ रही है हमारे पास। सर मैंने एक डीलर से पूछा था हाँ कार्ड के बारे में, तो उसने बोला कि उसके पास यूके एडिशन का बिग कार्ड रखा हुआ है, बोल रहा था। वो ठीक है क्या कार्ड? आप एक बार कार्ड या तो मुझे वहीं से दिखा देना, या उसका एक दो फोटो लेकर, 2-3 फोटो लेकर मेरे को भेज देना, मैं बता दूंगा। रैंडमली फोटो ले लेना 2-4 कार्ड की, ठीक है? मैं बता दूंगा कि ये ओरिजिनल वाले हैं या नहीं है। वो मुंबई का कोई डीलर है, उससे मैंने बात किया तो उसने बोला था मेरे। अच्छा। मैंने उसके पास गया नहीं हूँ। अच्छा, उससे फोटो मंगा लो, उसको बोलो यार 2-3 कार्ड की फोटो भेज दो। ओके ठीक है, 2-4 कार्ड की रैंडमली फोटो खींच के भेज देगा, मैं बता दूंगा वो ओरिजिनल है या नहीं है। ठीक सर मेरे को एक क्वेश्चन पूछना था। ओके हाँ जी, बोलो बोलो। विदाउट परमिशन भी किसी का रीड कर सकते हैं क्या? हाँ जी, बिना किसी के परमिशन के उसके बारे में रीड कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हो, आप कर सकते हो, कर सकते हो। वो उस पर मत जाओ, अभी बताएंगे वो तो किसका रीड कर सकते हो, क्या इफेक्ट रहेगा वो आपको करेंगे आगे। अभी तो रुक जाओ, अभी तो पहला दिन है हमारा। बाबिया जी बोलो। यार सर मेरे को ये पूछना था कि जैसे हम जब कार्ड्स, कोई भी हमसे क्वेश्चन करता है तो कार्ड्स का कोई पर्टिकुलर नंबर होता है जो हम ड्रॉ करते हैं, या क्या उसमें सिस्टम होता है? मे बी हम अभी आगे सीखेंगे वो। अभी आई एम सीखेंगे श्योर सब। आगे हाँ मैं सीखेंगे। बता रहा हूँ अभी, फिर भी हाँ आपकी जी। क्यूरियोसिटी शांत करने के लिए मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्योंकि आपके दिल में ना बहुत सारे मन में क्वेश्चन उठेंगे, मैं इसलिए आंसर थोड़ा कहता हूँ, कुछ मिल जाए आपको। हाँ जी। जब हम कार्ड का तरीका होता है, कार्ड में नंबर नहीं बोले जाते, कार्ड को हम शफल करते हैं, कार्ड को कटिंग करते हैं, मतलब कार्ड को सिंपल पीसते हैं। जब प्लेइंग कार्ड देखे होंगे ना आपने, जब हम कोई प्लेइंग कार्ड खेलते हैं तो कार्ड को हम राइट कटिंग राइट। करते हैं, कार्ड की ऊपर नीचे करते हैं, तो उसको बोलते हैं शफलिंग ऑफ कार्ड। ठीक है, फिर वो शफलिंग करके हम कार्ड को नीचे डाल देते हैं, फिर वहां से कार्ड को निकालते हैं। ठीक है, तो वो कार्ड फिर देखते हैं क्या निकल कर है, फिर उसको इंटरप्रेट किया, इस तरह से हम रीड करते हैं कार्ड। ओके। वो क्या क्या नंबर तरीके का कोई रहेंगे? ऐसी लिमिटेशन वाला बात नहीं नहीं है? नहीं, नंबर का कोई लिमिटेशन नहीं है इसमें। तो वो कार्ड हम अपने आप निकालते हैं या क्लाइंट निकालता वो है? सब बताएंगे सर, सब बताएंगे कि अपने आप निकालने का मतलब क्या है, सामने वाले से निकलवाने का मतलब क्या है, सब बताएंगे। आप सामने वाले से भी निकलवा सकते हो, खुद भी निकाल सकते हो। ठीक है सर, ठीक। एक एक चीज सीखे, कुछ चीज रहेगी नहीं हमारी। थैंक यू सर। लिंक भेज दीजिएगा। हाँ जी, कार्ड कहाँ से लेना, वो लिंक बता। मैं अब आज बता रहे थे लिंक, कार्ड का आज लिंक। रात तक लिंक आपको भेज दूंगा, इस ग्रुप में लिंक आ जाएगा, तो आप उसको एक बार जज कर लेना, तो देख लेना कैसे कार्ड है। ठीक है सर, आज का रिकॉर्डिंग मिलेगा आज ही? आज नहीं मैडम, अभी आपका एक ग्रुप बनेगा। हाँ हाँ तो हमारे यहाँ सब चीज ना सिस्टम से होती है। आपका एक ग्रुप और बनेगा, उस हाँ। ग्रुप के अंदर आपको अपनी यूट्यूब की मेल आईडी देनी होगी। ओके ओके। ठीक है, क्योंकि ये सारी रिकॉर्डिंग हम अपने, इतना डाटा कहां से लाएंगे, तो हम अपने प्राइवेट चैनल पे यूट्यूब पे भेजते हैं ये। हाँ आपका हाँ जो मेल आईडी होगा जिससे आप अपना यूट्यूब चलाती हैं, वही मेल आईडी भेजना है आपने उस ग्रुप में, वो वाले मेल आईडी भेजेंगे हम। उस मेल आईडी को, आपकी सारी मेल आईडी को इस ग्रुप से सिंक्रोनाइज कर देंगे, तो आप इस वीडियो को वहां पर देख पाएंगे लाइफ टाइम के लिए। चलेगा सर। इस प्रोसेस में क्या होता है, ये मैं नहीं करता, मेरी बैकएंड पे टीम है सोशल मीडिया की। मैं ये हाँ। वीडियो उनको भेजूंगा, वो वीडियो अपलोड करेंगे उस पर। ठीक है, वो फिर आपके आपके मेल आईडी से उसको लिंक करेंगे इस काम के अंदर। जैसे आज 6 से 8 का बैच है, तो अब छुट्टी हो जाती है, मैं उनको अभी रात को भेज दूंगा, तो सुबह 11 से 12 बजे तक आपको ये वीडियो आपके इसी ग्रुप में लिंक आ जाएगा, और उस लिंक को आप क्लिक करेंगे तो उस वीडियो को देख पाएंगे 11 या 12 बजे तक। चलेगा। ठीक है, तो हर दिन की रिकॉर्डिंग, हर दिन की रिकॉर्डिंग आपको अगले दिन 12 बजे तक मिल जाया करेगी आपको इसी ग्रुप में। ओके ठीक है, चलेगा। हाँ ठीक है सर। और कोई? सर वो कार्ड का फोटो मैंने भेज दिया आपको। ओके ठीक है, मैं देख लेता हूँ, मैं देख के आपको पर्सनली जवाब दे दूँ। ठीक है, तो चलो फिर कल मिलते हैं 4 बजे से, फिर अपना सेशन स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज हम कनेक्ट कर पाए हों और थोड़ा सा मेरा तरीका आपको समझ में आया हो, कि मैंने जो आपको बताई है, तो बस इसे चलते रहिए आप, सीखते हैं। कूल माइंड से, टेंशन नहीं रखनी, बिल्कुल कूल माइंड से सीखना है। ये नहीं कि यार टैरो सीख रहा हूँ, क्या होगा, आएगा नहीं आएगा, छोड़ दो। नहीं आएगा तो मैं बैठा, मैं सिखा के छोड़ूंगा बस, डंडा मार के। मैं तो वो मास्टर हूँ कि डंडा मार के पढ़ाता हूँ कि भाई पढ़ना पड़ेगा। फीस दे दिया तुमने, ठीक है सर, तो अब आपको नहीं पढ़ोगे, मैं आपके बच्चों से शिकायत करूंगा, ये पढ़ते नहीं आपके माँ बाप। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, हैव अ गुड डे, हैव अ गुड नाइट। जय गुरु जी सर, स्वस्थ रहिए, घर में रहिए। ओके ओके सर, गुड नाइट, बाय। गुड नाइट, गुड नाइट। नमस्ते। ओके मैम, नमस्कार मैम। नमस्कार सर। गुड नाइट।